नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई कोपा के अंतर्गत यूनिट नंबर 8 है जो कंप्यूटर से रिलेटेड जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग है। इसके अंतर्गत कंप्लीट चीज़ें हम बात करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप जो है जावा स्क्रिप्ट से आने वाले जितने भी एमसीक्यूज़ है उनको आसानी से हल कर सके। इसके पहले हमने जो है यूनिट नंबर 7 बोले तो एचटीएमएल और सीएसएस जिसके अंतर्गत वेब डिज़ाइनिंग थी, सारी चीज़ें हमने कवर किया है। उसको आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगी टेस्ट सीरीज भी, यानी कि प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, उनको जाकर आप देख सकते हैं। मैं आगे कोशिश करूंगा कि हर एक टॉपिक यानी कि टोटल मिलाकर 13 यूनिट से रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यूज होते हैं अलग अलग सेपरेट सब्जेक्ट वाइज, उनको भी कवर कराने की कोशिश करूंगा। तब तक आप जो है बाकी चीज़ें इंजॉय कीजिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 8 जिसके अंतर्गत जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जावा स्क्रिप्ट है क्या। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो जावा स्क्रिप्ट एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग का मतलब हो जाता है जो बड़ी प्रोग्रामिंग होती है, बड़ी प्रोग्रामिंग का एक छोटा सा पार्ट हो जाता है, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना होता है, उसे हम बोल देते हैं स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग। मतलब जावा के जैसे ही कुछ सिंटैक्स को ये फॉलो करती है, इसलिए इसका नाम पड़ा जावा स्क्रिप्ट। सबसे पहले इसका नाम था क्या, मोचा पड़ा, फिर लाइव स्क्रिप्ट पड़ा, फिर जावा स्क्रिप्ट पड़ा। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर बात करें तो जब हमने HTML और CSS की बात करी थे, HTML और CSS क्या है, HTML की अगर बात करें तो HTML आपका वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाता है, और दूसरा अगर बात करें किसकी, CSS की, तो CSS आपका जो है वेब पेज को अपीयरेंस यानी कि वेब पेज की फॉर्मेटिंग के लिए ये जो कंडीशन है निर्धारित करता है। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है, जितनी भी आपके क्लासेस होती है, सभी CSS के द्वारा अप्लाई की जाती है। अब CSS का मतलब जो वेब पेज है, वेब पेज का स्ट्रक्चर भी बन गया, सीएसएस के द्वारा उसको फॉर्मेट भी कर दिया गया। अब वेब पेज में जान डालने की बात होती है, यानी कि उसको जीवित करने की बात होती है। तो जावा स्क्रिप्ट वही काम करता है, यानी कि वेब पेज को इंटरेक्टिव यानी कि डायनेमिक बनाने का काम कौन करता है, जावा स्क्रिप्ट करता है। और जावा स्क्रिप्ट है जो है एक प्रकार से अगर बात करें तो टोटली क्लाइंट साइड लैंग्वेज इसे कहा जाता है। कुछ अगर कंसोल बेस्ड हम काम करना चाहते हैं, सर्वर साइड रन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो है उसमें आउटपुट के लिए कोडिंग लिख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे उसके बारे में विस्तार से। तो जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये आपको ध्यान में रखना है। वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए काम करती है, और जब क्लाइंट साइड की बात होती है तो ये ब्राउज़र पर रन होती है। कहाँ रन होती है, ब्राउज़र पर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका यूजेस कहाँ है, तो इसका यूजेस मोटा मोटा हमको पता होना चाहिए कि भाई बटन क्लिक पर एक्शन परफॉर्म करना, यानी कि जब भी यूज़र कोई काम करे, क्लिक करे, तो वहाँ पे कुछ टास्क एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट काम करती है। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो फॉर्म के वैलिडेशन, यानी कि अगर यूज़र इनपुट दे रहा है, मान लीजिए यूज़र ने इनपुट दिया, तो इनपुट वैलिड है कि नहीं, इनपुट वैलिड है कि नहीं, ये कौन निर्धारित करेगा, ये करेगा फॉर्म का वैलिडेशन। और ये किसके अंतर्गत होता है, जावास्क्रिप्ट के अंतर्गत होता है। डायनेमिक कंटेंट को दिखाना, उदाहरण के लिए कोई HTML की हेडिंग है, और HTML की हेडिंग में कोई टेक्स्ट को हमको रन टाइम पे बदलना है, रन टाइम पे बदलना है, तो उसके लिए भी कौन काम करता है, जावास्क्रिप्ट काम करती है। दूसरी नेक्स्ट चीज़ बात करें तो HTML एलिमेंट को कंट्रोल करना, कि भाई किस प्रकार उसको मेंटेन करना है। इवेंट को हैंडल करना है, बोले तो क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, माउस, माउस के क्लिक इवेंट है, माउस के डबल क्लिक इवेंट है, आवर इवेंट है, की प्रेस इवेंट है, ये सारी चीज़ें कौन हैंडल करता है, जावास्क्रिप्ट करता है। कुछ विशेषताएं देख लो ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। तो ये लाइट वेट लैंग्वेज है, मतलब इजी टू लर्न है, सीखने में बहुत आसान है। साथ ही इंटरप्रेटेड है। देखिए कंपाइल नहीं है, कंपाइल का मतलब क्या हो जाता है, कंपाइलेशन का मतलब हो जाता है जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का काम करती है। तो ये इस प्रकार से कंपाइल लैंग्वेज हो जाती है। पर इंटरप्रेटेड का मतलब क्या हो जाता है, इंटरप्रेटेड मतलब हो जाता है एक एक कोड को क्या करना, रन करना, एक एक कोड को रन करना। सीधे सीधे बोले तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है और केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब आप समझ जाओ कि जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल लिए नेम हमने इस प्रकार, और दूसरा हमने ले लिए नेम, ठीक है, तो ये दोनों जो है अलग अलग माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एन के साथ में है और यहाँ स्मॉल एन के साथ में है, तो इसलिए इसे बोला गया है केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। और साथ ही HTML और CSS के साथ आसानी से काम करती है। इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब HTML के साथ, CSS के साथ ये काम करेगी, अकेली काम नहीं करेगी। कहाँ कहाँ लिखी जाती है तो ये हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकल बेस्ड पूरा, पर अभी हम जो है एक ओवरव्यू देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन के अंतर्गत।
तो ये एक प्रकार से इनलाइन भी लिखी जाती है। इनलाइन मतलब जैसे सीएसएस में हमने बात करे थे, किसी भी टैग के अंदर, किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के स्टार्टिंग टैग में अगर बात करें तो उसमें हम बोल देते हैं इनलाइन। और यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट कैसी लिखी जा रही है, इनलाइन। तो बटन के अंतर्गत आप देखोगे ऑन क्लिक आप लिखते हैं, तो ऑन क्लिक क्या है कि इवेंट है, मतलब एक प्रकार का क्या है, इवेंट है। और ऑन क्लिक में हम जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है अलर्ट। अलर्ट क्या है, अलर्ट भाई पॉपअप बॉक्स है, एक प्रकार का मैसेज जो डिस्प्ले करता है अलर्ट, और सिर्फ डिस्प्ले करता है, बाकी कन्फर्म बॉक्स इनपुट आउटपुट दोनों के लिए काम कर लेता है। बोले तो एक प्रकार से कन्फर्मेशन यस नो रहता है, और एक और रहता है प्रॉम्प्ट जो हम आगे देखेंगे। तो अलर्ट अलर्ट शो करेगा फंक्शन किसके माध्यम से, ऑन क्लिक करेंगे जैसे हम बटन पर, और बटन का नाम क्या आएगा, टेक्स्ट मतलब क्लिक आएगा। ये प्रैक्टिकल देखेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे हम जो है सीधे सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लेते हैं। सबलाइम टेक्स्ट हम ओपन कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ एन करके हम जो है एक प्रकार से इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं, और इसका नाम कर लेते हैं js1.html। मतलब इस फाइल का नाम हम कर लेते हैं js यानी जावास्क्रिप्ट 1.html, और इसको कर देते हैं सेव। और यहाँ सीधे बेसिक रूप से HTML का एक स्ट्रक्चर लिखे जाते हैं जो हम पहले से लेकर आते आए हैं। ठीक है, इसको हमने हटा दिए, और यहाँ पे हम जो है क्या लिख देते हैं, JS प्रैक्टिस लिख देते हैं। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हम जो है प्रैक्टिस करते जाएंगे ताकि आपके दिमाग में फटाफट समझ में आते रहे। तो अब देखिए, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, HTML की, तो HTML तो हमने देख लिए, साथ ही CSS भी देख लिए। अब बात हो रही है किसकी, जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है किसकी, बटन की। तो भाई जैसे जो बटन है, बटन तो एक प्रकार का HTML एलिमेंट है, तो HTML एलिमेंट के अंतर्गत ही हमने क्या यूज़ कर ली है, जावास्क्रिप्ट उपयोग कर ली। तो सीधे सीधे हम बॉडी में चले और एक बटन बना लिए जिसका नाम क्या है, क्लिक। और क्लिक के अंदर हमने एक फंक्शन क्लिक किए कि भाई जब भी हम बटन पर क्लिक करें तो क्या शो हो, अलर्ट। तो हम सीधे रन करा के देखते हैं। रन जैसे कराए हैं तो देखिए आप ध्यान से यहाँ पर क्लिक आ रहा है, और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, हेलो। और हेलो क्या है, हेलो एक अलर्ट बॉक्स है। हेलो क्या है, एक अलर्ट बॉक्स है जिसके अंदर हेलो लिखा है। अगर हम चाहें हेलो ना लिखें भाई, चलिए कोडिंग में चलें, और जो हेलो लिखा है देखिए यहाँ पे जो है सिंगल कोट पे ही काम करेंगे अपन। सिंगल कोट पे मतलब डबल कोट ऑलरेडी लगा है, तो सिंगल कोट पे ये काम करेगा। SSW एजुकेशन लिख दो यहाँ पे, और सीधे इसको फिर से रन करा दो। हमने डबल कोट लिखे थे इसलिए रन नहीं हुआ। देखिए सिंगल कोट में ये काम कर लिया, क्योंकि दो दो बार डबल कोट नहीं ले रहा है, यहाँ पे भी डबल कोट और अंदर भी डबल कोट नहीं लेगा। तो इसलिए हमने क्या करें, सिंगल कोट में ही स्ट्रिंग को लिख दिए। तो अंदर हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो सिंपल आपको बटन वाला समझ में आया कि बटन मतलब तो HTML के अंदर ही लिखना है। अब आती है बात किसकी, इंटरनल की। तो इंटरनल के अंतर्गत आप देखोगे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए हमको स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ता है, और स्क्रिप्ट टैग जब लगाओगे तो स्क्रिप्ट टैग आप HTML के हेड सेक्शन में भी लगा सकते हैं। मान लीजिए इसको मैं हटा देता हूँ, अभी जो हमने बटन लिया उसको हटा देते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, एक तो लगा सकते हैं हेड के अंदर, मतलब यहाँ पे भी आप स्क्रिप्ट टैग लगा सकते हैं, और दूसरा बॉडी के अंदर भी स्क्रिप्ट टैग लगा सकते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई जो जावास्क्रिप्ट है इंटरनल वाली, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसको हेड और बॉडी दोनों सेक्शन में यूज़ किया जा सकता है, तो याद रखना ये चीज़। चलिए आगे देखें, तो यहाँ पे हम देखें सीधे, अभी ऊपर वाले स्क्रिप्ट से कोई काम नहीं हमारा, नीचे वाला। तो हम यहाँ सीधे लिख देते हैं क्या, अलर्ट। सीधे क्या लिख देते हैं, अलर्ट लिख देते हैं। ठीक है, अलर्ट। और यहाँ पे हम अलर्ट को सेमीकोलन के साथ बंद करके, और डबल, अब यहाँ चल जाएगा डबल कोट। ठीक है, वेलकम टू SSW एजुकेशन। ठीक है, अब यहाँ डबल कोट क्यों चल जाएगा, क्योंकि देखिए आगे पीछे डबल कोट नहीं है। सीधे हम जो है इसको जाते हैं और यहाँ रन कराते हैं, तो यहाँ देखिए सीधे आएगा वेलकम टू SSW एजुकेशन, क्योंकि हमने अलर्ट दिए थे। तो अलर्ट क्या है, अलर्ट एक पॉपअप बॉक्स है जिसके अंतर्गत हम मैसेज को डिस्प्ले करा सकते हैं आउटपुट के फॉर्म में। तो इंटरनल समझ में आया। इंटरनल के लिए हमको स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ता है। इनलाइन के लिए आपको बटन के अंदर क्या लिखना पड़ता है, इवेंट वगैरह। और बात आती है अब एक्सटर्नल की। तो एक्सटर्नल को कॉल करने के लिए आपको क्या करना होता है, स्क्रिप्ट डॉट एस, देखिए स्क्रिप्ट के अंतर्गत आपको SRC लेना होता है, और ये कहाँ लोगे, ये लोगे आप हेड के अंदर। जैसे मान लीजिए ये हेड के अंदर तो इंटरनल है, पर इसी के बाद में हम एक और स्क्रिप्ट लेकर क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे इसी स्क्रिप्ट में ले लो, या इसको मैं हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल में। यहाँ मैंने स्क्रिप्ट लिया, और स्क्रिप्ट लेने के बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ SRC। और SRC लेने के बाद मुझे जावा स्क्रिप्ट की एक एक्सटर्नल फाइल बनाना होगा। तो मैं कंट्रोल के साथ N करता हूँ, कंट्रोल S करते हैं, और कंट्रोल S करके हम कर देते हैं, हाँ यहाँ पे इसका नाम कर देते हैं स्क्रिप्ट डॉट JS। देखिए इसका नाम जो है डॉट JS से सेव होगा। जैसे CSS का नाम डॉट CSS से होता था, वैसे ही इसका नाम डॉट JS से सेव होगा। सेव करो, और सेव करने के बाद हम यहाँ लिख देते हैं कोई भी चीज़ें। मान लीजिए हमने यहाँ अलर्ट लिखे, ठीक है, और अलर्ट लिख के हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं क्या, वेलकम टू एक्सटर्नल JS। ठीक है, इसको हमने लिखे, और JS1 के अंदर हम गए कहाँ पे, यहाँ पे स्क्रिप्ट
जहाँ पे हमने क्या सेव करे हैं वेब पेज, वहीं पे हमको क्या सेव करना होगा, ये स्क्रिप्ट फाइल भी सेव करना होगा। ठीक है, इसको हमने कॉल करे और यहाँ देखिए कॉल करने के बाद हम जो है ये वाला अंदर वाला भी हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं और सीधे इसको रन करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए वेलकम टू एक्सटर्नल जेएस आ रहा है ऑटोमेटिक। देखिए मतलब जैसे ही हम वेब पेज रन कर रहे हैं ऑटोमेटिक आ जा रहा है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल जेएस हमने उपयोग करे हैं अलग से एक फाइल बनाकर, जैसे हमने सीएसएस का उपयोग करे थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनलाइन मतलब बटन पर कोई भी एलिमेंट पर, इंटरनल का मतलब हो जाता है बॉडी या फिर हेड के अंदर आपको स्क्रिप्ट टैग लगाना होता है, और एक्सटर्नल मतलब स्क्रिप्ट टैग में ही आपको एसआरसी को ज्वाइंट करना होता है। ठीक है, ये हो जाती है आपकी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। उसके बाद है कुछ अंतर देख लेते हैं। जैसे हमने पहले भी देखे हैं कि भाई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है कौन, जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे जावा जो है एक प्रकार की पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो जावास्क्रिप्ट है वो ब्राउज़र पर रन होती है, जावा आपकी जेवीएम पर रन होती है, जावा वर्चुअल मशीन पर। इंटरप्रेटेड है कौन सी, जावास्क्रिप्ट। और जावा जो है एक प्रकार की कंपाइल्ड लैंग्वेज है। कंपाइल बोले तो सोर्स कोड को मशीन में बदला जाएगा, यानी कि वाइट कोड में, फिर वाइट कोड को रन किया जाएगा। जावास्क्रिप्ट इजी टू लर्न है, जावा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जावा के बारे में भी पढ़ेंगे हम आगे, मतलब यूनिट नंबर 13 के अंतर्गत आपको मिल रहा था जावा। तो जावा और पाइथन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के कॉमन कुछ टर्म्स है, जैसे कि मान लो स्क्रिप्ट की बात करें तो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, स्क्रिप्ट बोल देते हैं। इवेंट का मतलब क्या हो जाता है, वही यूज़र के द्वारा जो एक्शन किए जाते हैं वो इवेंट कहलाते हैं। फंक्शन का मतलब क्या हो जाता है, रीयूजेबल जो कोड ब्लॉक्स होते हैं वो कहलाते हैं फंक्शन। और वेरिएबल मतलब डेटा स्टोर करने के लिए जो एक एरिया लेते हैं हम, एक अल्फ़ाबेट का एक नाम के द्वारा लेते हैं, वो कहलाता है वेरिएबल। आगे इसके बारे में बात करेंगे क्यों ज़रूरी है। तो भाई अभी आप पढ़ रहे हो किसके लिए, एग्ज़ाम में आती उसके लिए, तो सिंपल सी बात, एग्ज़ाम में आ रही इसलिए पढ़ रहा है। दूसरा, वेब डिज़ाइनिंग में मॉड्यूल का एक हिस्सा माना जाता है, वैलिडेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, HTML JS इंटीग्रेशन पर यहाँ फोकस रहता है। साथ ही जावास्क्रिप्ट के वर्जन और इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र इंजन द्वारा रन होती है, और क्रोम के अंतर्गत आपको VV8 इंजन मिलेगा, VV8 नहीं, वर्जन 8 इंजन। और यहाँ फायरफॉक्स के अंदर स्पाइडर मंकी मिलेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ लिमिटेशंस भी आपको ध्यान रखना है। क्यों रखना है लिमिटेशंस, बताइए मुझे। भाई लिमिटेशंस आप याद नहीं रखोगे तो आपको जो है पता कैसे चलेगा कि इसकी कमियां क्या है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट फाइल एक्सेस नहीं कर सकती, साथ ही डेटाबेस एक्सेस लिमिटेशन मिल जाती है, यानी लिमिटेड मिल जाता है। सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन मिल जाता है यहाँ पे। तो ये कुछ कमियां हैं, हालांकि ज़्यादा कमी नहीं है, फिर भी हमको ध्यान में रखना है। कुछ स्पेशल जो टॉपिक है, जैसे मतलब फोकस पॉइंट अगर देखें तो जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो हमने पहले भी देख चुके हैं। जावास्क्रिप्ट का मेन पर्पस क्या है, इंटरेक्टिविटी, ये ऐड वेब पेज को डायनेमिक बनाना। नेक्स्ट जो है जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती, ब्राउज़र पर ही रन होगी और क्लाइंट साइड है। दूसरा, जावास्क्रिप्ट HTML टैग के साथ काम करती है, तो ये भी हमको याद में रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनली प्रैक्टिकल बेस्ड, यानी कि जावास्क्रिप्ट में जो कोड लिखते हैं उसका सिंटैक्स और उसके नियम क्या है। मतलब सिंपल अगर देखें तो कोड लिखने के जो नियम होते हैं, जो बताते हैं कि स्टेटमेंट कैसे लिखें, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करें, इंस्ट्रक्शन कहाँ ख़त्म होगा, इन सभी चीज़ों को हम बोल देते हैं सिंटैक्स। क्या बोल देते हैं, सिंटैक्स बोल देते हैं। तो हम सीधे सीधे चले कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट में। मतलब हम यहाँ पे अभी एक्सटर्नल जेएस को हटा देते हैं, मैंने आपको यूज़ करना बता दिया। आपसे बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा बात का मैटर, पर कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के फोकस बोले तो जो आपके MCQs है उनको हल करने के तरीके से पढ़ रहे हैं, ना कि आपको वेब डिज़ाइनर बनना। अभी सिर्फ आपको एग्ज़ाम पर फोकस करना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो हम सीधे यहाँ पे क्या यूज़ करें, यहाँ पर हम स्क्रिप्ट यूज़ कर लेते हैं। कहाँ पे, बॉडी के अंदर। मैं थोड़ा सा गैप बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर मिले। तो यहाँ चले और स्क्रिप्ट लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं आउटपुट के लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक स्टेटमेंट है जिसके अंतर्गत हम कुछ चीज़ों को लिखकर आउटपुट प्रदान कर देते हैं विंडो के अंतर्गत। तो हम लिख देते हैं वेलकम टू माय वेबसाइट या वेब पेज। चलिए वेबसाइट लिख देते हैं या वेब पेज लिख देते हैं, और लास्ट में सेमीकोलन लगाना है, नहीं लगाना ऑप्शनल रहता है, पर नियम में कहता है कि सेमीकोलन रिकमेंडेड है, मतलब लगाना अच्छी बात है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस के अंतर्गत क्या आ जाता है आपका सेमीकोलन। नहीं भी लगाओगे तो कोई एरर आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लगाते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए वेलकम टू माय वेबसाइट, इसका मतलब है इस प्रकार मेन विंडो में अगर डिस्प्ले करना है तो हमको क्या ज़रूरत पड़ जाती है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की ज़रूरत पड़ जाती है। और जो भी स्ट्रिंग प्रिंट करना है उसको डबल कोट के अंदर लिख देते हैं, पैरेंथेसिस के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इस प्रकार देखें
तो जावास्क्रिप्ट का हर इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट कहलाता है। स्टेटमेंट का अंत किससे होता है भाई? सेमीकोलन से होता है, जैसे हम देख सकते हैं अभी। परंतु सेमीकोलन आपका ऑप्शनल रहता है, ना कि कंपलसरी। परंतु बोला गया है कि रिकमेंडेड, सिफारिश की जाती है प्रोग्रामिंग के अंतर्गत कि भाई इसमें सेमीकोलन लगाओ तो बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। आगे देखें तो इसमें आपको केस सेंसिटिव मिल जाता है। इसका मतलब जब आप वेरिएबल लोगे, उदाहरण के लिए हम स्क्रिप्ट के अंदर आए और स्क्रिप्ट के अंदर आके हम जो है वेरिएबल लेते हैं। जैसे मान लीजिए वेर करके हम ले लिए नेम यहाँ पे, और वेर करके हमने ले लिए नेम। तो ये देखिए दोनों जो है अलग अलग वैल्यू स्टोर करेंगे। उदाहरण के लिए हम स्टोर कर ही देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम कर देते हैं 10 और यहाँ पे हम कर देते हैं इक्वल 20। तो अब बताइए यहाँ पे नेम तो सेम है, परंतु कैपिटल एन होने के कारण दोनों अलग अलग माने जाएंगे। ठीक है, जब हम इनको जोड़ेंगे, मान लीजिए वर करके हमने सी लिए और सी करके हमने क्या ले लिए, सी करके हमने जो है, अच्छा नेम में हमने नेम मान लो जैसे ए लिए और यहाँ पे कैपिटल ए ले लेते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो ए मतलब एक वैल्यू हो गई 10 और कैपिटल ए मतलब दूसरी वैल्यू हो गई। तो ए प्लस कैपिटल ए को जोड़ देंगे तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। और इसके अंदर हम जो है क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे हम जो है टोटल लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लिख देते हैं सी, तो सीधे हम सी लिख देते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। तो देखिए यहाँ 30 आ गया। तो इसका मतलब है दोनों का जोड़ आ गया। जबकि सेम मानता तो जोड़ कैसे आता? नहीं मानते, क्योंकि भाई ए कैपिटल बड़ा अलग है और ये छोटा कैप मतलब जो है आपका स्मॉल केस वो अलग है। तो इसी को बोला गया है यहाँ पे केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब दोनों वेरिएबल अलग अलग माने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेरिएबल डिक्लेयर करने के कुछ नियम हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो वेरिएबल जो है डेटा स्टोर करने के लिए होता है। ये सिंपल बात है। मान लो आपको डेटा पर काम करना है तो आप सबसे पहले क्या ले रहे हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल एक प्रकार का मेमोरी में एरिया होता है जिसको हमने नाम प्रोवाइड किया है ए। तो एक मतलब जो है एक स्टोरेज एरिया है जिसको हमने नाम दे दिए ए या फिर स्मॉल ए या फिर सी जो भी है, तो उसे हम बोल देते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। डिक्लेयर करने के लिए कुछ कीवर्ड लगते हैं, जैसे हमने अभी लिए थे वेर। तो ये ओल्ड टेक्निक हो गई, हालांकि ये काफ़ी चलती है। फिर लेट आ गया ES6 के हिसाब से, यानी कि जो आपका स्पेशल एसेंशियल 6 मॉडर्न तरीका है उसके हिसाब से लेट आ गया। और अगर स्टैटिक लेना है मतलब बिना बदले वाले वेरिएबल लेना है तो उसके लिए हम ले लेते हैं कॉन्स्ट, यानी कि कॉन्स्टेंट। इन तीनों से हम डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल को। कैसे? वेरिएबल ए लिए तो क्या स्टोर हो गया? 10। फिर लेट करके बी लिए 20, मतलब ऐसे में भी वेरिएबल काम कर रहा है। फिर उसके बाद हम जो है कॉन्स्ट करके पाई ले लेते हैं, तो ये पाई का मान है 3.14, मतलब ये रन टाइम पे बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कीवर्ड लगा है कॉन्स्ट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नियम क्या कहता है कि वेरिएबल का नाम जो है किससे शुरू हो सकता है? लेटर से, बिल्कुल लेटर से शुरू हो सकता है, अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, या फिर डॉलर से भी शुरू हो सकता है। पर इसके अलावा नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसमें स्पेस नहीं है। मान लो नंबर से शुरू कर दे, तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पे 1 नेम कर देते हैं, तो ये जो है आपका कैसा है? ये इनवैलिड है। ठीक है, इनवैलिड है। यहाँ डॉलर से शुरू होगा, इसका मतलब है कोई भी, मान लो आप अंडरस्कोर से नेम ले लेते हैं, सही है। ठीक है, इसके अलावा नेम ले लेते हैं, ये भी सही है। या फिर आप जो है डॉलर के साथ ले लेते हैं, जैसे हमने डॉलर लगाया और डॉलर के साथ नेम ले लिए, तो ये भी सही है। मतलब ये कैसा है? ये वैलिड है। ठीक है, ये वैलिड है क्योंकि इस प्रकार से हम ले सकते हैं। पर ये इनवैलिड है जो नंबर से शुरू हो रहा है। दूसरा, अगर मान लो स्पेस लेते हैं, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं फर्स्ट और स्पेस देकर हम ले लेते हैं नेम, तो ये भी कैसा है? ये भी आपका इनवैलिड है। कैसा है? इनवैलिड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट देखोगे तो आपको मिलेगा जावास्क्रिप्ट के अंतर्गत कमेंट्स। जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स आप लोगे तो कमेंट्स का मतलब हो जाता है जिसे ब्राउज़र इग्नोर कर देता है। इसका मतलब है कि जब भी हम जो वेब पेज है, वेब पेज में रीडेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, रीडेबिलिटी मतलब कोड को रीडेबल बनाना चाहते हैं, तो हम लेते हैं कमेंट। जैसे हम यहाँ ले लिए डबल स्लैश के अंतर्गत कमेंट सिंगल लाइन, तो दिस इज़ हम ले लेते हैं, दिस इज़ न्यू नंबर टाइप वेरिएबल। हम ले लेते हैं यहाँ पे नंबर टाइप वेरिएबल, इस प्रकार से। तो इस प्रकार अगर देखें तो इसको अगर समझेगा नहीं कोई तो सीधे कमेंट पढ़ लेगा। क्या पढ़ेगा? दिस इज़ नंबर टाइप वेरिएबल। इसका मतलब है ये वेरिएबल है एक प्रकार का नंबर टाइप का, ठीक है, जिसने 10 स्टोर किया है। तो ये समझने के लिए, यानी कि कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए डेवलपर के द्वारा जो यूज़ की जाती है सिंगल लाइन या मल्टीपल लाइन, उसे हम बोल देते हैं जावास्क्रिप्ट में कमेंट। कमेंट हर एक प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है, ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जावा, पाइथन या फिर C++ सभी में।
तो यहाँ सिंगल लाइन के लिए डबल स्लैश लगाकर कमेंट लिख दो। और अगर हमको ढेर सारी लाइन लिखना, मल्टीपल लाइन, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, मान लीजिए हमको कमेंट लिखना है इसके नीचे यहाँ पे, तो हम लगाएंगे स्लैश और यहाँ लगाएंगे हम क्या, स्टार। और स्टार लगाने के बाद हम लिख देंगे दिस इज़, यहाँ लिख देते हैं मल्टी लाइन और यहाँ लिख देते हैं हम कमेंट्स। ठीक है, और कमेंट है और उसके बाद फिर हमने लगाया क्या, स्टार, और स्टार लगाने के बाद ये स्लैश लगा दिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें तो मल्टीपल लाइन हो गई और ये सिंगल लाइन हो गई। तो कमेंट का यूज़ क्यों किया जाता है भाई, कमेंट का यूज़ करते हैं हम सिंपल किसी भी कोड ब्लॉक को समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ कमेंट जो एग्जीक्यूशन में शामिल नहीं होती है, ब्राउज़र इसे इग्नोर कर देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है जावा स्क्रिप्ट कोड ब्लॉक की बात कर लेते हैं। जावा स्क्रिप्ट में कोड ब्लॉक कभी भी ऐसे लिखा जाता है, मान लीजिए आपको, ये मैं हटा देता हूँ है ना, ये हटाते चलता हूँ क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमने पूरी थ्योरी में आपको लिखा है और मैंने जो पिछली यूनिट है उसका कंप्लीट पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ बोले तो यहाँ पे आप टेलीग्राम में जाओगे और टेलीग्राम में जाकर मैं दिखा देता हूँ। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि नोट्स नहीं मिली है, जो भी है। तो यहाँ देखिए यूनिट 7 आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए वीडियो के लिंक के साथ में, उसके ऊपर चलो तो देखिए जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत भी आपको जो सारी टेस्ट सीरीज़ की पीडीएफ है, हाँ, सारी चीज़ है, वीडियो वगैरह है, सब आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर ले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना तो भूलना नहीं है, क्योंकि मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आपको बस लाइक करना है और कमेंट में बताना है वीडियो कैसा लगा, सारी चीज़ें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। चलिए, हम जो है यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे एक जो नंबर है उसको लाना चाह रहा है। चलिए हम इसी को लिखने की झंझट ख़त्म, हम सीधे लाकर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ ले लेते हैं हम वर करके हम ए ले लेते हैं और ए को हम दे देते हैं क्या, ए को दे देते हैं हम कोई भी, जैसे मान लीजिए 10 दे दी और सेमीकोलन से बंद कर दिए। सीधे सीधे चेक क्या करा है हमने, इफ़ अगर ए बड़ा है किससे, 5 से, तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर। चलिए रन करा के देखो, यहाँ से हमने रन करा ग्रेटर। और अगर ए हम कर देते हैं 2 और रिफ्रेश करते हैं या फिर से जाकर ब्राउज़र में, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं आया। तो कुछ क्यों नहीं आया भाई, कुछ इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ हमने जो है लिखे नहीं है। तो देखिए यहाँ कोड ब्लॉक कैसे दर्शाया जा रहा है, इफ़ का करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट एंड, लेफ्ट राइट, और यहीं पे हम एल्स लगा के दे सकते हैं। जैसे हमने एल्स लगाया और एल्स लगा के हम जो है एक और कोड ब्लॉक दे सकते हैं। ग्रेटर की जगह क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम क्या, ग्रेटर नॉट ग्रेटर कर देते हैं, या जो भी आपको लिखना है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसको हम जो है इस प्रकार से, चलिए इसको हम रिफ्रेश करें तो देखिए यहाँ नॉट ग्रेटर आ रहा है। और अगर इसको फिर से हम कर देते हैं किसका, मान लो 10 कर देते हैं, तो यहाँ देखिए रिफ्रेश करके देखो ग्रेटर। तो इस प्रकार कोड ब्लॉक कैसे लिखा जा रहा है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड यानी कि रिजर्व वर्ड होते हैं जिनकी डेफिनेशन जावास्क्रिप्ट ने पहले से डिफाइन कर दिया है, तो उसे हम बोल देते हैं रिजर्व वर्ड। तो कीवर्ड प्री डिफाइन होते हैं। उदाहरण के लिए अभी हम बात करें इफ़ की, इफ़ आपका प्री डिफाइन कीवर्ड है, डॉक्यूमेंट आपका प्री डिफाइन है, राइट आपका प्री डिफाइन है। इसके अलावा लूप है, जो लूपिंग हो जाती है, फॉर लूप, बाई लूप, डू लूप, जो भी है वो सब क्या है, कीवर्ड है। इनका मतलब है कि कीवर्ड के नाम से आप जो है पहले से जो चीज़ है वो वेरिएबल के नाम पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें वेरिएबल नाम नहीं बना सकते जो कीवर्ड्स होते हैं। जैसे आप मान लीजिए वेयर है, लेट है, कॉन्स्ट है, इफ़ है, एल्स है, फॉर है, वाइल है, फंक्शन है, रिटर्न है, ये सब कीवर्ड्स है। ध्यान रखना इन चीज़ों का। आगे हम विस्तार से जो वेरिएबल के नियम है वो भी और देखेंगे विस्तार में। जावास्क्रिप्ट आउटपुट मेथड होती है, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो हमने अभी ऑलरेडी लिख कर देख ली है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखे और पैरेंथेसिस लगाया, डबल कोट के अंदर हमने मर्जी का टेक्स्ट लिख दिए। दूसरा अलर्ट में भी हमने देखे थे। एक और चीज़ रह गई है कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग लिख कर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी मैं इसको हटा दूँ, इसको हटा देते हैं। ये देखिए यहाँ हटाए और यहाँ लिखे हमने सीधे क्या, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग लिखे और यहाँ पे हम लिख देते हैं डीबगिंग मोड। डीबगिंग मोड के लिए हम उपयोग कर लेते हैं डीबगिंग मोड। ठीक है, वेलकम कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जाके हम क्या कर देते हैं, वेलकम टू डीबगिंग मोड। तो डीबगिंग मोड में हम जब रन कराएंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा भाई, बिल्कुल नहीं आएगा। पर हम अगर यहाँ पे जाए F12 दबाएं, तो F12 दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एक विंडो खुलेगी जिसमें कंसोल लिखा है। कंसोल में जाओगे देखिए यहाँ क्या लिखा आ रहा है, वेलकम टू डीबगिंग मोड आ रहा है। तो जब भी डीबगिंग मोड में रन कराना था हमको कंसोल का उपयोग करना होता है। तो आउटपुट के लिए आपको अलग अलग चीज़ें मिल गई। एक तो मिल गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक मिल गया अलर्ट मैसेज और एक मिल गया कंसोल डॉट लॉग।
और एक और जो है आपको HTML के अंतर्गत जो DOM है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इनर डॉट HTML के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इनर HTML में कंटेंट हम एडिट कर सकते हैं, आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ देखिए एग्जाम के लिए देखें तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट पेज पर आउटपुट देता है, और अलर्ट आपका पॉपअप बॉक्स में देता है, कंसोल आपका डिबगिंग मोड में देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर जावास्क्रिप्ट में जो कोड है उनके रूल की अगर बात करें तो सिंगल कोट बोले तो स्ट्रिंग के लिए, डबल कोट बोले तो वो भी स्ट्रिंग के लिए। तो सिंगल या डबल यहाँ दोनों ही हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैसेज प्रिंट करना है तो हमको क्या लेना पड़ता है, स्ट्रिंग है तो डबल कोट में ले लिए, सेमीकोलन तो लगेगा ही। वर नेम हमने सिंगल कोट में लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग कोट सेम होना चाहिए। ओपनिंग में अगर डबल है तो क्लोजिंग में भी डबल होना चाहिए। अब देखिए कई जो क्या करते हैं सिंगल कोट को 2 बार लगा देते हैं, तो ऐसे डबल कोट नहीं बनती। सिंगल कोट सिंगल होती है और डबल कोट एक ही बार में लगती है शिफ्ट के साथ में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जावास्क्रिप्ट में वाइट स्पेस रूल की अगर बात करें, एक्स्ट्रा स्पेस इग्नोर कर दिया जाता है। कोड रीडेबल बनाने के लिए वाइट स्पेस यूज़ करना है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए हमने स्पेस ज़्यादा दे दिए, यहाँ भी स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, स्पेस देना बहुत ज़रूरी, देखिए यहाँ भी स्पेस है तो वाइट स्पेस को इग्नोर कर दिया जाता है। बस वेरिएबल नेम में वाइट स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिंपल जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सेमीकोलन रिकमेंडेड है, ऑप्शनल बोल सकते हैं, रिकमेंडेड बोल सकते हैं। कीवर्ड्स जो होते हैं रिजर्व वर्ड होते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करना जरूरी होता है, तभी आप डेटा पर काम करते हैं। कमेंट्स कोड एग्जीक्यूशन से बाहर जा रहते हैं, मतलब कमेंट्स जो है आपके इग्नोर कर दिए जाते हैं ब्राउज़र के द्वारा। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट से रिलेटेड देखें तो आप सबसे पहले देखोगे जो भी चीज़ें आप इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में लिखते हो एग्जीक्यूट होने के लिए, तो उन्हें हम बोल देते हैं जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट। क्या बोल देते हैं, जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट। जैसे उदाहरण के लिए हमने देखे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखे, तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट है, जैसे कि हमने लिख कर भी देख लिया है। जो ब्राउज़र को बताता है कि क्या करना है उसी को हम बोल देते हैं स्टेटमेंट। याद रखना है इन चीज़ों को, छोटी छोटी टर्म्स है। मैंने ज़्यादा यहाँ लेंदी नोट्स नहीं बनाया हूँ, आपके समझने के लिए छोटे छोटे टर्म्स या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ डाला हूँ ताकि आप समझ सको आसानी से। नहीं तो पता चल रहा पूरी इबारत रख देते हैं और आप पढ़ पढ़ के दिमाग ख़राब कर लेते। तो ऐसा नहीं करना है आपको, प्रैक्टिकल बेस्ड मैंने जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ। तो स्टेटमेंट के अंत में सेमीकोलन लगाया जाता है, ये भी हमने देख लिए। पर यहाँ पे ऑप्शनल है, पर बोला क्या जा रहा है, बेस्ट प्रैक्टिस है। बेस्ट प्रैक्टिस मतलब लगाओ, बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाओगे थोड़ी सी मतलब अनकंफर्टेबल टाइप की फीलिंग आएगी। तो सिंगल स्टेटमेंट कैसी होती है, वह अलर्ट लिखे और वेलकम लिख दिए, हमने लिखे थे। और मल्टीपल स्टेटमेंट कैसी होती है, जिसमें हमने एक वेरिएबल डिफाइन करे फिर दूसरा वेरिएबल लिए और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में दोनों को प्लस कर दिए, ये भी हमने देखे थे। अभी हमने ऐसा भी तो देखे थे कि हमने यहाँ वर करके और यहाँ करके जेड ले लिए और जेड में हमने एक्स प्लस वाई कर दिए। तो ये भी एक प्रकार से आ जाएगा, पर हम नहीं ले रहे हैं, हमने सीधे क्या करे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ही हमने जोड़ दिए। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल एक से अधिक लाइन का स्टेटमेंट कहलाएगा। सिंगल लाइन का बोले तो काम कर लिया पूरा, मल्टीपल लाइन बोले तो यहाँ पे एक से अधिक लाइन मिलकर एक प्रोग्राम बन सकती है। तो ये कहलाती है एक प्रकार का मल्टीपल स्टेटमेंट। आगे चलें, कोई भी स्टेटमेंट मतलब जो है आपको लिखना है तो कुछ स्टेटमेंट ऐसी होती है जो इफ़ वाली होती है, अब जो भी, तो उनको कोड ब्लॉक के अंदर बोले तो करली ब्रैकेट के स्टार्ट और एंड के बीच में लिखना होता है। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कोई वैल्यू है जो हमने एंटर करा है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो है हम ये कंसोल वाली फाइल को हटा देते हैं और सीधे चलते हैं यहाँ पे, और ये हम जो है स्क्रिप्ट के अंदर चल लेते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर चले और यहाँ से हमने लाकर इसको रख दिए और एक वेरिएबल ले लिए। वर करके हमने क्या ले लिए, वर करके एक्स ले लिए, एक्स, और यहाँ पे जो है हम दे देते हैं -1। अब -1 क्या है, -1 है भाई, सिंपल सी बात है। -1 आपका एक प्रकार से 0 से छोटा है। तो क्या बोल रहा है, अगर 0 से बड़ा है x तो क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट के साथ राइट होना चाहिए पॉजिटिव, डॉक्यूमेंट में पॉजिटिव लिखा आना चाहिए और अलर्ट में भी आना चाहिए नंबर इज़ पॉजिटिव। चलिए रन करके देखिए, तो देखिए अभी कुछ आया क्या, बिल्कुल नहीं आया। क्यों, क्योंकि नंबर 0 से बड़ा नहीं है। मान लीजिए हम इसको 1 कर देते हैं, 1 कर दिए तो क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। अब रिफ्रेश करके देखो, देखिए नंबर इज़ पॉजिटिव आ गया। ओके करके देखोगे पॉजिटिव आ गया। तो ये हो जाता है आपका क्या, ब्लॉक के अंतर्गत लिखे जाने वाले स्टेटमेंट। ठीक है, जो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं। साथ ही जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट के प्रकार हो सकते हैं जिनको आप ध्यान में रखना थोड़ा। तो डिक्लेरेशन वाले जो है आपके स्टेटमेंट होते हैं जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। असाइनमेंट वाले हो जाते हैं जिसमें ए की वैल्यू 20, देखिए ओनली यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है ऊपर वाले में, तो डिक्लेरेशन। असाइनमेंट में
उस वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि इनिशियलाइज हो रहा है या असाइनमेंट हो रहा है। उसके बाद है आउटपुट स्टेटमेंट, जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखें, अलर्ट लिखें, ये सब आउटपुट स्टेटमेंट। कुछ कंडीशनल हो जाते हैं, जो हमने इफ़ का उपयोग करें ना, ए बड़ा है 10 से या जो भी, तो ये कंडीशन वाले हो जाते हैं शर्त के आधार पर कि भाई यदि है तो ठीक, नहीं है तो यहाँ पे आंसर प्रिंट नहीं होगा या गलत आंसर प्रिंट होगा। तो ये आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद कुछ लूपिंग वाले हैं जो हम आगे देखेंगे। चलिए अभी देख ही लेते हैं लगे हाथ, ताकि हम आगे जब देखें तो आपको समझ में आते रहे। तो यहाँ देखिए, ये मैं हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल में। यहाँ देखिए सिंपल मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हूँ जिसके अंतर्गत 2 लाइन है। कोड ब्लॉक आप देख सकते हैं, कोड ब्लॉक में लिखी गई है। तो फॉर लिखे, फॉर एक लूपिंग है। लूपिंग का मतलब क्या हो जाता है कि भाई कोई चीज़ें बार बार कब तक चलेगी, जब तक कि कंडीशन गलत ना हो जाए। तो फॉर करके वी आर लिए और आई ले लिए, और आई की वैल्यू क्या दे दिए 1, सेमीकोलन से इसको बंद कर दी। फॉर में तीनों चीज़ें एक साथ आ जाती है। इनिशियलाइजेशन भी आ जाता है। देखिए इनिशियलाइजेशन बोले तो यहाँ पे कंडीशन शुरू हो रही है, इनिशियलाइज हो रही है। फिर यहाँ पे आपका लॉजिक लग रहा है, कंडीशन लग रही है कि आई छोटा छोटा है या बराबर है 5 के। और दूसरी बार हम उसको प्लस भी कर ले रहे हैं, इंक्रीमेंट इसको बोल देते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। तो आई प्लस प्लस हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आई प्रिंट होगा। और आई कब तक प्रिंट होगा, जब तक कि आई छोटा है 5 से, ठीक है। और हम इसको रन कर लेते हैं, ये लूपिंग कहलाता है। देखिए यहाँ पे नंबर इज़ पॉजिटिव, ये तो ये वाला इसको सेव नहीं करे, हमने सेव नहीं करे। यहाँ जाकर रिफ्रेश करो तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिला 1 2 3 4 5। यदि मान लो हम यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं, प्लस करके बी आर टैग लगा देते हैं, मान लीजिए प्लस करके देखते हैं हम, और प्लस करके डबल कोट के अंदर हम लगा देते हैं बी आर टैग। क्या लगा देते हैं, बी आर टैग। और बी आर टैग को बंद कर दो, और बंद करके देखिए रिफ्रेश करके देखो तो फिर लाइन पे आ गए। तो एच टी एम एल टैग का भी हम उपयोग कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में, पर कैसे करोगे, डबल कोट के अंदर बोल्ड भी कर सकते हैं बी टैग लगाकर। और दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना तो क्या लगाओगे, प्लस साइन लगाओगे। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने जो है कोई चीज़ें जब कब तक चलेगी, जब तक कि गलत ना हो, मतलब आई कब तक छोटा है, जब तक कि 5 तक ना पहुँच जाए या बराबर ना। तो 5 जैसे ही पहुँचा तो जो कंडीशन है वो क्लोज हो गई, बोले तो आउट हो गई। तो यहाँ पे ये फॉर लूप है, रिपीटेशन के लिए, बार बार कोई काम करना हो उसके लिए। एम्प्टी स्टेटमेंट भी होती है, सीधे सेमीकोलन लगा दो तो वो एम्प्टी स्टेटमेंट कहलाती है, यानी कि वैलिड है लेकिन जनरली यूज़ हम नहीं करते हैं, ऐसा का यूज़ नहीं करते। पर याद रखना है कि अगर एग्जाम में आ जाए तो एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होती है, तो भाई सिर्फ सेमीकोलन वाली स्टेटमेंट को एम्प्टी स्टेटमेंट बोल देते हैं। स्टेटमेंट सेपरेशन की बात करें तो स्टेटमेंट सेपरेशन भी हम कर सकते हैं एक ही लाइन में, कि भाई एक वेरिएबल डिफाइन कर लिए, उसके बाद सेमीकोलन लगा दिए, फिर वेरिएबल दूसरा डिफाइन करें, फिर सेमीकोलन लगा, यानी कि मल्टीपल चीज़ों को हम एक लाइन में लिख सकते हैं, पर सेमीकोलन से उसे सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है, जैसे जावास्क्रिप्ट के इंस्ट्रक्शन को ही हम क्या बोल देते हैं, स्टेटमेंट। सेमीकोलन स्टेटमेंट को एंड करते हैं, और जो आपका करली ब्रैकेट है वो स्टेटमेंट के ब्लॉक को लिखने का काम कर लेते हैं। कंडीशनल और लूपिंग भी स्टेटमेंट की श्रेणी में आ जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं वेरिएबल के बारे में, जो हमने पहले भी देखे हैं, पर हम जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो कोई भी फैक्ट छूटना नहीं चाहिए, हमारी ऐसी कोशिश रहेगी। फिर भी कोई छूट जाता है कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे और जो टेस्ट सीरीज़ है या फिर क्वेश्चंस है उनमें कवर कर लेंगे। चलिए, वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर होता है। कंटेनर मतलब एक बॉक्स होता है जिसके अंतर्गत मेमोरी में बना होता है और उसका एक नाम होता है, उसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा को स्टोर कर सकते हैं कैसे, अलग अलग प्रकार से, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो डेट हो, चाहे बूलियन हो, जो भी। तो यहाँ पे वेरिएबल मतलब एक स्टोरेज एरिया, और वेरिएबल में जो हम स्टोर कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे डेटा का प्रकार। क्या बोलेंगे, डेटा का प्रकार। यानी कि अभी 10 स्टोर कर रहे हैं तो नंबर हो गया। यदि इसके बदले में हम नेम स्टोर कर देते कुछ भी तो वो हो जाता है स्ट्रिंग, या फिर हम डेट स्टोर कर देते, या फिर हम जो है डबल स्टोर कर देते, या फिर हम बूलियन स्टोर कर देते, तो क्या है, ये आपके डेटा के टाइप है। और डेटा को स्टोर करने वाले को क्या बोलेंगे, वेरिएबल। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का वैल्यू प्रोग्राम के दौरान चेंज हो सकता है, क्योंकि उसका नाम ही वेरिएबल है, यानी कि डायनेमिक है। तो वी आर से हमने डिफाइन करे एक्स, और एक्स को हमने दे दिए क्या 10, बाद में हम उसको एक्स को 20 भी दे सकते हैं। तो रीडिज़ाइन और रीडिक्लेयर भी इसमें पॉसिबल है वेरिएबल में, परंतु जो लेट है और जो कॉन्स्ट है वो उनमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, आगे देखेंगे उसको हम। वेरिएबल मेमोरी में वैल्यू को होल्ड कर रखते हैं, कब तक, जब तक कि रन ना हो जाए। रन हो जाती है फिर उसको वो जो रिलीज़ कर देते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए VAR का उपयोग कर लेते हैं, यानी कि ओल्ड जावास्क्रिप्ट कीवर्ड माना जाता है इसे, और सेम वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर किया जा सकता है इसके अंतर्गत। जैसे उदाहरण के लिए हमने वेरिएबल करके ए ले लिए और यहाँ पे हमने 10 ले लिए, तो दोबारा से ए फिर से हम डिफाइन करके उसको 20 दे सकते हैं।
तो इसका जो है फंक्शन में स्कोप होता है, यानी कि फंक्शन में हमने कुछ करे हैं तो मतलब कुछ भी लिखे हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें काम करेगा। और वैल्यू चेंज भी हो सकती है रन टाइम पे, ठीक है, जैसे हमने पहले दिए थे ना, यहाँ देखिए हमने वैल्यू चेंज कर दिए, तो चेंज होना पॉसिबल है किसमें, वेरिएबल में। परंतु लेट की बात करें तो ये एसेंशियल जो 6 मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसका कीवर्ड माना जाता है लेट। तो अभी हम वर्तमान में इसका उपयोग भी करते हैं लेट का, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। लेट बी करके हमने लिए तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 10, और बी करके हम जो है फिर से 20 ले सकते हैं, तो ये अलाउ है किसमें, लेट में। पर यही बात अगर कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट में अगर हम जो है देखिए कांस्टेंट वैल्यू के लिए होता है और वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक बार अगर 3.14 डिफाइन करें हैं तो रीडिज़ाइन और रीडिक्लेयर इसमें नहीं है, मतलब फिर से इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता और फिर से इसमें वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जा सकती रन टाइम पे। तो ये चीज़ हो जाती है। कुछ नियम देख लें और ज़्यादा जो हमने पहले भी देखे हैं। जावास्क्रिप्ट में आइडेंटिफायर या वेरिएबल के नेमिंग के नियम होते हैं, जिसमें आप देखोगे लेटर ए से जेड स्मॉल, ए से जेड कैपिटल, अंडरस्कोर और डॉलर, ये 3 चीज़ें यहाँ पे अलाउ है। और ये जो है हम सामने भी ले सकते हैं, जैसे डॉलर सामने ले लिए, देखिए ऐसा भी हम पॉसिबल कर सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल कर सकते हैं अंडरस्कोर के साथ, और डॉलर के साथ ऐसा भी पॉसिबल कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों बाद में भी उपयोग किए जा सकते हैं पर पहले भी ये पॉसिबल है। अब नॉट अलाउ की बात करें तो नंबर से स्टार्ट पॉसिबल नहीं है, स्पेस नहीं है अलाउ, कुछ स्पेशल सिंबल जैसे एट द रेट, हैज़ है, ये अलाउ नहीं है। जैसे मान लो जो देखिए इनवैलिड माना जाएगा नंबर से शुरू। फुल नेम इस प्रकार से लोगे स्पेस के साथ में तो भी इनवैलिड माना जाएगा, तो ये भी चीज़ें आपको देखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है जो आपका वेरिएबल है वो मतलब एक प्रकार से डिक्लेयर करने के लिए कौन सी चीज़ें अलाउ है और कौन सी चीज़ें अलाउ नहीं है, ये दोनों ही याद रखना है, ठीक है। नोट्स को रिवीजन कर लेना अच्छे से और वीडियो को 2-3 बार देख लो। पहली बार में आप जैसी पॉसिबल हो कि 1x में देख लो, 2x में, 1.5x में, इस प्रकार से आप अपने हिसाब से देख लेना। चलिए यहाँ पे केस सेंसिटिविटी की बात हो रही है तो भाई टोटल इस प्रकार का वेरिएबल है और टोटल कैपिटल के साथ में लिया है तो दोनों अलग अलग माने जाएंगे, ये हमने पहले भी देखे हैं। कुछ चीज़ें और देख लें, जैसे वेरिएबल नेम का कुछ मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि भाई अगर 85 लिए हैं तो क्या है, मार्क्स है। मान लीजिए अपना नाम ले लिया आपने, राम श्याम मोहन जो भी है कुछ भी, तो आप उस प्रकार के वेरिएबल ना लें। कैसे ले, मीनिंगफुल लोगे तो बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी, ठीक है। जैसे मार्क्स लिए तो इसमें मार्क्स स्टोर करा, पता चल रहा मार्क्स ले लिए और यहाँ आपने स्टोर कर दिए कल्लू बब्बू पप्पू जो भी है, तो ऐसा स्टोर नहीं कराना है। आपको क्या स्टोर कराना है, मार्क्स नाम से लिए तो मार्क्स ही स्टोर कराना, अगर आपने नेम लिए तो नेम स्टोर कराना, डेट लिए तो डेट, ठीक है। यस नो लिए तो ट्रू और फॉल्स ही करेंगे। जैसे टोटल मार्क्स लिए तो टोटल मार्क्स मीनिंगफुल रहे, ऐसे कोशिश रहना चाहिए, ठीक है। कीवर्ड को वेरिएबल नेम नहीं बना सकते, ये भी ध्यान रखना। कीवर्ड का मतलब क्या हो जाता है भाई, लेट नाम से वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है, कॉन्स्ट नाम से वेरिएबल नहीं होगा, फॉर लूप या जो भी उसके नाम से वेरिएबल नहीं होगा। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं तीनों में कंपैरिजन। जैसे कीवर्ड के अंतर्गत देखें तो हमको मिल जाते हैं क्या, वेरिएबल। तो वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर किया जा सकता है, मतलब फिर से हम उसको जो है वी आर करके ए फिर से ले सकते हैं। रीडिज़ाइन मतलब फिर से उसमें वैल्यू असाइन की जा सकती हैं, ठीक, रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं, रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और फंक्शन में इसका स्कोप रहता है। और लेट की बात करें तो लेट जो है रीडिक्लेयर नहीं होता पर रीडिज़ाइन हो सकता है, मतलब फिर से उसमें वैल्यू ले सकते हैं हम, ठीक है, मतलब फिर से डिक्लेयर किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो है ब्लॉक के अंतर्गत बोले तो जो फॉर लूप का ब्लॉक है या जो भी है उसके अंदर इसको लिया जा सकता है। और कॉन्स्ट जो है एक बार वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई, डिक्लेयर कर दी गई तो दोनों यहाँ पे नहीं होगा, और इसका भी यूज़ जो है ब्लॉक तक रहता है, फॉर लूप का हो जो भी। तो इसको समझ लेते थोड़ा सा। रीडिक्लेयर मतलब एक ही वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर करना, मतलब वेरिएबल में तो पॉसिबल है रीडिक्लेयर करना भी और रीडिज़ाइन करना भी, पर यहाँ पे आपका जो लेट है, लेट में भी देखेंगे आप तो रीडिक्लेयर पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है 10 लिए हैं, दूसरी बार अगर 20 लेते हैं बी में तो ये एरर देगा। रीडिक्लेयर करोगे कांस्टेंट को तो भी एरर देगा। इसका मतलब रीडिक्लेयर ओनली किस में पॉसिबल है, वेरिएबल में। और रीडिज़ाइन की बात करें, रीडिज़ाइन आपका जो है वेरिएबल में भी पॉसिबल है और लेट में भी पॉसिबल है। देखिए लेट में हमने जो बाय लिए थे तो लेट के साथ ना लेकर बाय को हम बाद में वैल्यू दे सकते हैं, यानी कि पहले से बने वेरिएबल को नई वैल्यू देना, उसको बोल देते हैं रीडिज़ाइन करना, ठीक है। तो रीडिज़ाइन किस किस में पॉसिबल है, वेरिएबल और लेट में। और रीडिक्लेयर ओनली वेरिएबल में, कांस्टेंट में दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं है, मतलब दोनों में एरर आएगी, रीडिक्लेयर में भी और रीडिज़ाइन में भी। स्कोप की बात करें तो फंक्शन में स्कोप रहता है पूरा वेरिएबल का, और लेट मतलब हो जाता है एक ब्लॉक के अंतर्गत काम करता है। ब्लॉक मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो ब्लॉक दिख रहा है ना ये वाला, इसके अंदर लेट और कॉन्स्ट काम करते हैं, ध्यान रखनी है इस चीज़ों का। तो देखिए ये जो कोड ब्लॉक है ना इसके अंदर ही काम करेंगे लेट,
और कॉन्स्ट। इसके बाद यहाँ देखिए वेरिएबल, वेर आपका जो है ओल्ड फंक्शन टाइप है, स्कोप है, फंक्शन स्कोप है एक प्रकार का और ओल्ड फैशन है। लेट मॉडर्न है, ब्लॉक स्कोप है। कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू के लिए ब्लॉक स्कोप रहता है। और रीडिक्लेयर केवल वेरिएबल में अलाउ है और वैल्यू चेंज केवल कांस्टेंट में नहीं होती है। दोनों आप ध्यान में रख सकते हैं। कुछ चीज़ें और है तो वेरिएबल को हम डेटा कंटेनर बोल सकते हैं मेमोरी में। वेर, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड के द्वारा वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, जो कांस्टेंट है वो वैल्यू चेंज नहीं होती इसमें, और वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। तो ये चीज़ें बेसिक याद रखिए। चलिए अब देख लेते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप कोई अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेटा टाइप मतलब वेरिएबल में किस प्रकार का डाटा स्टोर है ये बताते हैं, और वेरिएबल का टाइप जो है वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो वेरिएबल एक्स लिए हैं, उसमें क्या स्टोर है भाई, 10। तो सिंपल सी बात है, 10 स्टोर जैसे करे तो वो नंबर टाइप बन जाता है, तो ये नंबर टाइप का वेरिएबल हो गया। ऐसा एक्स जो है किस पर डिपेंड है, वो वैल्यू पर डिपेंड है। तो डेटा टाइप अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम अदर प्रोग्रामिंग की बात करें तो अदर प्रोग्रामिंग में क्या लेते हैं, हम इंट ए ले लेते हैं। इंट ए ले लेते हैं और ए में हमने इंटीजर ही दी हैं। तो देखिए इस प्रकार से इंट क्या है, इंटीजर वैल्यू, पर यहाँ पे ले रहा है क्या, यहाँ पे तो ले नहीं रहे, यहाँ वर कीवर्ड ले रहे हैं। तो बता क्या रहा वो कि एक्स क्या है, नहीं पता। जब 10 स्टोर करे तब पता चला कि भाई क्या है, नंबर है। तो इस प्रकार हम देखें तो नंबर जो एक्स है वो नंबर पर डिपेंड करता है कि नंबर स्टोर है। बाय पे हमने राम स्टोर कर दिया डबल कोट में, तो स्ट्रिंग बन गया। तो इस प्रकार डेटा टाइप कोई अलग से नहीं होता, बस ध्यान रखिए कि भाई डबल कोट में लिए तो स्ट्रिंग है, और सिंगल मतलब बिना डबल कोट के लिए तो नंबर है। फिर उसके बाद प्रिमिटिव डाटा टाइप हो जाते हैं कुछ, ये नाम याद रखना है भाई। प्रिमिटिव मतलब प्री डिफाइन जो जावास्क्रिप्ट में होते हैं। तो इसमें नंबर हो सकते हैं, जिसमें इंटीजर मतलब पूर्णांक वैल्यू और डेसिमल दोनों आ जाते हैं। पूर्णांक वैल्यू मतलब बिना दशमलव वाली, और डेसिमल मतलब दशमलव के साथ आ जाती है। तो यहाँ पे इंट फ्लोट नहीं होते अलग अलग, सभी नंबर ही टाइप होते हैं, तो अलग अलग नहीं होते। सिंगल कोट और डबल कोट में हम स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। जो शुरू हुई है वही यहाँ पे एंड होगी। जैसे डबल कोट शुरू हुआ तो डबल कोट ही एंड होगा, सिंगल कोट शुरू हुआ है तो सिंगल कोट ही एंड होगा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और कोड जो है मैंडेटरी है स्ट्रिंग में। टेक्स्ट प्लस नंबर जोड़ सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग लेकर। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लो हम यहाँ पे चलते हैं, इस कोड ब्लॉक को हटा देता हूँ और हम ले लेते हैं यहाँ पे ए, मतलब वेर करके हमने ले ली ए, और ए में हमने दे दिए 10, और वर करके हमने ले लिए वाई, और वाई में दे दिए हमने क्या, सिंगल कोट के साथ 10। और दोनों को हम जो है यहाँ पे सेमीकोलन लगाए और यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट करें, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हमने दे दी ए प्लस वाई। आना क्या चाहिए कायदे से, आना चाहिए 20, पर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ स्ट्रिंग टाइप ली है। तो यहाँ देखिए 10 और 10 जो है साथ में लिखा गया है, मतलब 10 के साथ में 10 जोड़ना था, 20 आना था, पर यहाँ सिंगल कोट बोले तो स्ट्रिंग ली है, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। जैसे बुलियन, बुलियन ट्रू और फॉल्स को लिखाता है भाई। ट्रू दे दिए तो बुलियन बन गया, फॉल्स भी दिए तो बुलियन, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करता है, कंडीशन में यूज़ होता है ज़्यादातर। अनडिफाइन भी हो जाते हैं। अनडिफाइन में क्या हो जाता है, सिर्फ डिफाइन करे हैं और यहाँ पे एक्स लिए है, एक्स में जो है आपका डेटा टाइप पता नहीं है, पता नहीं क्या स्टोर करना है, क्योंकि सिर्फ आपका जो है वेरिएबल लिया गया है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे हो जाती है अनडिफाइंड। क्या हो जाती है, अनडिफाइंड। जैसे मान लीजिए लेट एक्स करके लेते हैं हम, यहाँ पे हमने ले लिए, इसको हटाए और लेट एक्स करके ले लिए, और उसके बाद हमने ब्राउज़र में चले तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, परंतु अनडिफाइन है। ठीक है, अच्छा अनडिफाइन। अभी हम जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करें तो अनडिफाइन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स लिए और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ध्यान से देखिए अनडिफाइन है। पर मान लीजिए हम यहाँ पे एक्स को अगर नल दे देते हैं, ठीक है, नल दे दिए, और नल दे दिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम जो है नल आ रहा है। तो अनडिफाइन और नल जो है अलग अलग है, सेम नहीं माने जाएंगे। तो हम सीधे बोले एम्प्टी वैल्यू जो है इंटेंशनली मतलब एक प्रकार से नल हो जाती है, और नल जो है नहीं है बराबर किसके, अनडिफाइन के। दोनों याद रखना, नल अलग है और अनडिफाइन अलग है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में ऑब्जेक्ट टाइप के हो जाते हैं, जिसमें मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, लेट करके स्टूडेंट लिए, कोड ब्लॉक शुरू हो गया, नेम स्टोर करा दिए, एज स्टोर करा दिए, अलग अलग प्रकार से 20। और यहाँ देखिए अलग अलग वैल्यू एक साथ बोले तो डेटा टाइप भी अलग हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। जैसे हम जो है किस में यूनियन और स्ट्रक्चर में यूज़ करते थे, कहाँ पे, सी और C++ में आगे हम चल के देखते तो उसमें। एरे का मतलब हो जाता है सेम टाइप के, बोले तो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप के, नंबर है तो नंबर टाइप के। और एरे को शुरू मतलब एरे को स्टोर करने के लिए आपको लगाया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग करके हम जो है एरे का उपयोग कर सकते हैं।
तो मार्क्स तो हमने वैसे ही लिए हैं जैसे हम लेते हैं वेरिएबल, पर इक्वल करके हमने उसमें क्या दे दिए 60 70 80 कॉमा लगा लगा किसके अंतर्गत स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा आपका एरे। इसका मतलब ये कैसे कॉल किया जाएगा, इसकी एक इंडेक्सिंग होती है, कैसे, डबल स्लैश लगा और यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स जीरो, इंडेक्स जीरो और जीरो टू नंबर जहाँ तक, मान लीजिए यहाँ पे जो है जीरो है, वन है, टू है, तो यहाँ टू तक जाएगा, टू टू तक है ना, मतलब 3 वैल्यू है तो 2 तक जाएगी, 4 है तो 3 तक जाएगी, और 10 मतलब 10 वैल्यू ले लिए तो 9 तक जाएगी, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से है, जीरो से। इंडेक्सिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग ये चलता है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन भी एक प्रकार का क्या है, जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप है, तो फंक्शन लिए और यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर दी ऐड, तो ये रिटर्न कर देगा। जैसे उदाहरण के लिए हमने ये लिए और यहाँ पे हम चलते हैं कहाँ पे, हेड सेक्शन में चलते हैं, और हेड सेक्शन में चल के हम स्क्रिप्ट ले लेते हैं और स्क्रिप्ट में हम एक फंक्शन दे देते हैं। फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, और हम यहाँ पे जाके ऐड को कॉल कर लेते हैं, कहाँ पे, इसके अंदर जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर हमने ऐड को कॉल कर लिए। ठीक है, ऐड को कॉल कर लिए और ऐड को कॉल करके हम इस प्रकार से लगा देते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप जो है, अच्छा ऐड को कॉल करे हैं पर इसको हम जो है प्रिंट नहीं कर रहे हैं, सीधे हम जो है इसको प्रिंट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ जाके हम ऐड को कॉल कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, ऐड को कॉल कर लिए यहाँ पे और इसको रन कराए, तो देखिए 30 आ गया। क्यों आ गया 30, क्योंकि देखिए यहाँ फंक्शन डिफाइन हुआ है। फंक्शन एक प्रकार का रीयूजेबल चीज़ होती है, बार बार यूज़ की जाने वाली चीज़ों को हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाकर रख देते हैं, ताकि दोबारा से हमको इतनी कोडिंग लिखना ना पड़े, हम बार बार क्या लिखेंगे, ऐड, तो इससे क्या होगा, हमारा काम बार बार हो जाएगा। यानी कि बार बार किए जाने वाले जो काम है उसको हम एक कोड ब्लॉक में लिख देते हैं, उसे हम बोल देते हैं फंक्शन, और फंक्शन का नाम होता है। फंक्शन ऑटोमेटिक नहीं चलते, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखें, टाइप ऑफ ऑपरेटर भी होता है, तो टाइप ऑफ ऑपरेटर भी एक प्रकार का देखें तो ये जो है, जो भी वैल्यू हमने लिए हैं उसका टाइप बताता है। जैसे मान लीजिए टाइप ऑफ 10 तो नंबर है, टाइप ऑफ यहाँ पे डबल कोट में है तो स्ट्रिंग है, टाइप ऑफ ट्रू है तो बूलियन है। डायनेमिक टाइपिंग भी हो जाती है। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब कि भाई लेट करके ए लिए हैं 10, तो बाद में हम उसमें इस प्रकार का 10 भी रख सकते हैं, ये अलाउ है किस में, लेट में, परंतु कॉन्स्ट में ये अलाउ नहीं है। ठीक है, रीडिज़ाइन है, ये रीडिक्लेयर पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो जावास्क्रिप्ट इज़ लूजली टाइप्ड है, नल और अनडिफाइंड अलग अलग है, नंबर स्ट्रिंग बुलियन ये सब प्रिमिटिव है, ऑब्जेक्ट एरे ये नॉन प्रिमिटिव है, टाइप ऑफ ऑपरेटर टाइप बताता है। आगे चलें तो अब बात कर लेते हैं ऑपरेटर की। तो जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर क्या होते हैं भाई, ऑपरेटर वह सिंबल होता है जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। उदाहरण के लिए जब हम बात करें किसकी, यहाँ चल के हम देख लेते हैं सी इक्वल ए प्लस बी, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ ऑपरेटर क्या है, एक ऑपरेटर हो गया इक्वल, एक ऑपरेटर हो गया प्लस। तो प्लस पहले सबसे पहले प्लस क्या कर रहा है भाई, दोनों को जोड़ रहा है, और दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आई वो इक्वल साइन बोले तो असाइन करने के बाद ये सी में आ जा रहा है। तो ये दो सिंबल जो है किसको मेंटेन कर रहा है, सी ए बी को, मतलब ये ए बी सी क्या है, एक ऑपरेंड है। ऑपरेंड जो है, ऑपरेंड के कार्य को निर्धारित करने के लिए ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं चीज़ें। तो जेएस में ऑपरेटर का उपयोग कैलकुलेशन करने के लिए, यानी जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर कैलकुलेशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो नाम थोड़ा सा याद रखिए, बाकी चीज़ें और देख लेंगे। तो ऑपरेटर जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, और उसके बाद हो जाते हैं टाइप ऑपरेटर। चलिए देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू सभी का, ताकि एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो बन जाए। सबसे पहले देखें अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक में हम देखें तो मान लीजिए हम इसको अभी सिंपल कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और कॉपी करके हम चलते हैं हमारे जो हमारा कोड है। जैसे ये फंक्शन को अभी मैं हटा देता हूँ स्क्रिप्ट यहाँ पे, और ये अंदर वाली स्क्रिप्ट बस रहने देते हैं, और यहाँ ला के हम अभी पेस्ट कर देते हैं। लेट करके हमने ए लिए 10 और लेट करके बी लिए मतलब 3, दो वेरिएबल लिए ए बी, और दोनों को बाद में हमने क्या करा है, ए प्लस बी कर दिए एडिशन, देखिए ए माइनस बी कर दिए, ए इंटू बी कर दिए, ए डिवाइड बी कर दिए, मॉड्यूलस रिमाइंडर आ जाएगा और ये पावर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, इनको हमने अभी प्रिंट नहीं करे हैं। प्रिंट करने के लिए आपको पता है लेना पड़ेगा क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या लेना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इनको अभी ले मतलब यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। पर अभी हमने इनको कहीं नहीं लिए हैं भाई, इनको हम चाहें तो कमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल अभी हम जो है क्या कर लेते हैं, यहाँ लाकर इसको पेस्ट करते जाते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद हम जो है इनको कॉमा लगा लगा प्रिंट कर सकते हैं, पर हम जो है वेरिएबल में लेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल में लेंगे तो अलग अलग प्रिंट कराते जाते हैं भाई, ए प्लस बी करा देते हैं। ठीक है, ए प्लस बी करा देते हैं और उसके बाद हम जो है इसको कॉपी करें, इस प्रकार हम जो है ढेर सारे पेस्ट कर लेते हैं, सिर्फ सिंबल बदल देते हैं। ए माइनस बी करा देते हैं, ए इंटू बी करा देते हैं, इस प्रकार से ए डिवाइड बी करा देते हैं। और उसके बाद ए मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस बोले तो परसेंटेज मतलब प्रतिशत। उसके बाद है क्या, ये आपका स्टार स्टार लग जाता 2 बार, इस प्रकार। ठीक है, और ये आखिरी वाली लाइन हमारी कोई काम की नहीं है। चलिए यहाँ पे ये जो है हमारा क्या है, ये सब हम जो है इस फिर से क्या बना देते कमेंट। और जब हम इनको रन करेंगे तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे पूरा आंसर आ चुका है, पर आंसर कैसे आया, लाइन ब्रेक नहीं आए हैं। लाइन ब्रेक सब में यूज़ कर लो, तो लाइन ब्रेक यूज़ करने के लिए पता आपको प्लस लगाए और यहाँ पे हमको क्या करना होता है, डबल कोट लगाए, डबल कोट लगा कर हम BR कर देते हैं। एक रन करा के देखते हैं, देखिए यहाँ पे 13 बस आ गया, बाकी चीज़ें नहीं आई हैं। और लाइन ब्रेक करने के लिए फिर से हम क्या कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देते हैं। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम जो है यहाँ पे अंदर जाकर क्या लगा देते हैं, BR लगा देते हैं। BR लगाने के लिए फिर से इस प्रकार, और इसको हम जो है कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट हर एक स्टेटमेंट के बाद करना है ना, जहाँ जहाँ आपको लाइन ब्रेक चाहिए, जैसे इसके बाद चाहिए, फिर उसके बाद ये जो मॉड्यूलस है इसके बाद चाहिए, सबके बाद अपने को क्या चाहिए, लाइन ब्रेक। आप जाकर रिफ्रेश करो तो देखिए अब आ गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 13 आ गया, पहले में जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में, भाग देने में, इसमें हम राउंड फंक्शन लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिल गया। रिमाइंडर बोले तो आपका शेषफल, और यहाँ आपका मिल गया क्या, पावर बोले तो 10 की 3 बार गुणा करें तो 1000 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो है आपका रिमाइंडर देता है, ये आपका एक्सपोनेंट बोले तो पावर ऑपरेटर है, और डिवीज़न में डेसिमल रिजल्ट आ सकता है। आया, बिल्कुल आ सकता, मतलब क्यों नहीं आया भाई, सिंपल सी बात। यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट में देखिए कितना सारा आ गया, हमको कायदे से इतना चाहिए होता है, तो सिंपल सी बात है। हटते जाएगा, हटते जाएगा, एक एक हटते जाएगा, इस प्रकार हट के वो कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ 2 मिलेंगे। और नहीं लेना तो इंटीजर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलें तो हमको देखने को मिलेगा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इक्वल लगाते हैं तो क्या मिल जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट में भी हम मल्टीपल काम करा सकते हैं। प्लस के साथ असाइन करें तो एक्स में जो वैल्यू है वो क्या कर देगा, एक्स प्लस 5 कर देगा। मतलब यहाँ पे इस प्लस का मतलब क्या है, एक्स बराबर एक्स प्लस 5। और अगर इसका मतलब देखें तो x बराबर x माइनस 2 आ जाएगा, x बराबर x इंटू 2 आ जाएगा, x बराबर x डिवाइड 5 आ जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी असाइनमेंट ऑपरेटर में। तो यहाँ पे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होते हैं और वैल्यू अपडेट करने में काफ़ी ईजी होते हैं। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ अलग अलग है, जैसे इक्वल टू, ये कंपेयर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बराबर है 10 के, तो ये ट्रू बोलेगा। बराबर देखिए यहाँ 3 आ गए, तो यहाँ बराबर है, मतलब ये टाइप भी डिफाइन करेगा। देखिए यहाँ पे टाइप नहीं है, मान लो 10 इधर भी लिखा, 10 इधर भी लिखा, भले डबल कोट में लिखा तो भी इन्हें ट्रू बोल दिया, पर यहाँ पे टाइप अलग है। देखिए ध्यान से, डबल कोट बोले तो स्ट्रिंग और बिना डबल कोट बोले तो नंबर। तो इनने 3 बार लिखा इक्वल टू, तो क्या बोल दिया, फॉल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू भी चेक की गई है और दूसरा टाइप भी चेक किया गया है। तो ये ओनली वैल्यू पर काम कर लेता है और ये जो है टाइप पर भी काम करता है। नहीं है बराबर किसके, 10 के, तो ये गलत बता दिए क्योंकि बराबर है ना भाई। और ये देखिए क्या क्या बोला है, नहीं है इक्वल टू किसके, 10 के, तो यहाँ पे इन्हें ट्रू बताया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पे बड़ा है ग्रेटर देन, तो ये बड़ा ट्रू बता दिया, और छोटा है या बराबर है ये भी ट्रू बता दिया क्योंकि बराबर तो है ही। तो यहाँ पे आपका जो डबल है, डबल इक्वल है, ओनली वैल्यू पर काम करता है, वैल्यू कंपेयर करता है। और जो ट्रिपल है वो वैल्यू प्लस डेटा टाइप, बोले तो नंबर है तो नंबर ही टाइप चेक करेगा, नहीं तो वो क्या बता देगा, फॉल्स बता देगा। और ये जो है स्टिक नॉट इक्वल है, मतलब नॉट इक्वल स्टिक टाइप का है, जैसे जैसी वैल्यू ली है वैसे ही बताएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया था उनने, नहीं है, नहीं है बराबर 10 के, तो सही बात नहीं है ना, क्योंकि डबल कोट के लिखा है तो स्ट्रिंग है और ये है नंबर, तो नहीं है बराबर 10 के, तो ट्रू बोल दिया है। और अगर रहता तो उसको फॉल्स बोल देता क्योंकि नॉट लगा था सामने। चलिए आगे देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर में 2 3 मिल जाते हैं, एक एंड मिल जाता है। ठीक है, जिसमें आपका एक तरफ ट्रू है तो दूसरी तरफ भी ट्रू रहेगा, तब यहाँ ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। एंड में डबल आपका जो पूर्ण विराम टाइप की लाइन है उसमें मिल जाता है, तो ये एंड है, तो जिसमें एक तरफ ट्रू और एक तरफ फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा, और नॉट ट्रू बोले तो फॉल्स आएगा। ठीक है, नहीं है ट्रू बोले जबकि ट्रू रहेगा तो फॉल्स आएगा।
चलिए यहाँ पे इसको बोला जाता है एंड ऑपरेटर, दोनों ट्रू होना चाहिए। और ऑपरेटर कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। नॉट ऑपरेटर रिजल्ट उल्टा कर देता है। यूनरी ऑपरेटर की बात करें तो सिंगल के साथ काम करते हैं भाई। n बराबर 5 है तो ये भी एक प्रकार का यूनरी ऑपरेटर है। यहाँ देखिए n प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, n माइनस माइनस है तो भी ये क्या कर देगा, यहाँ पे आपका यूनरी ऑपरेटर काम करेगा सिंगल वेरिएबल के साथ में, यानी सिंगल ऑपरेंड के साथ में जो काम करेंगे वो कहलाएंगे यूनरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी चीज़ है। टर्नरी ऑपरेटर बोले तो जो शॉर्ट इफ़ एल्स आगे पढ़ेंगे, इफ़ एल्स जैसे काम करता है। टर्नरी मतलब 3 ऑपरेटर के साथ में। कैसे भाई, एज बड़ी है बराबर किसके, 18 के। तो देखिए 18 तो है वो तो छोड़ दो, पर एज बड़ी है बराबर 18 के तो एडल्ट होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन मार्क, तो मतलब एडल्ट होना चाहिए, और नहीं तो क्या होना चाहिए, कॉलन लगा तो माइनर। तो यहाँ देखिए एक ऑपरेटर यहाँ पे लगा, मतलब एक प्रकार से एक ऑपरेंड ये लगा है, समझो एक ऑपरेंड ये लगा है और एक ऑपरेंड ये लगा है। तो इस प्रकार से 3 ऑपरेंड के साथ में जो ऑपरेटर काम करते हैं उन्हें बोल देते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको रन करा के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ चले और यहाँ स्क्रिप्ट के अंदर इसको मैं हटा देता हूँ, अभी जो आपने लिए थे इसको हटाया और यहाँ ला पेस्ट कर दो। लेट एज ली 18, और 18 अगर बड़ी है बराबर किसके, 18 के, तो एडल्ट आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको रन करा के देखें। देखिए अभी जो है आपका यहाँ पे हमने प्रिंट करा ही नहीं है, तो यहाँ पे जो है क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करें, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके क्या करना है, हमको रिजल्ट प्रिंट करना है। क्योंकि देखिए सारा डेटा कहाँ स्टोर है भाई, रिजल्ट में। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, रिजल्ट प्रिंट करना है, और यहाँ सेमीकोलन लगाना है। बिना प्रिंट करे तो कोई चीज़ रन नहीं होगी। अब देखो रिफ्रेश करके तो देखिए एडल्ट आ गया। मान लीजिए यहाँ 18 की जगह हम कर देते 15, तो देखिए दूसरी वाली कंडीशन रन होगी, माइनर। देखिए यहाँ पे पहला वाला एडल्ट रन हो गया, नहीं तो माइनर रन हो गया। तो यहाँ पे एक ऑपरेंड बोले तो एक कंडीशन, दूसरा रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट। तो इस प्रकार से 3 चीज़ों में जो काम करेगा, तो यहाँ पे इसको बोल देते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो इफ एल्स जो लगाते हैं हम उसका शॉर्ट है, बोले तो कंडीशन, ट्रू और फॉल्स। इस प्रकार से ही काम करता है 3 में। टाइप ऑफ ऑपरेटर पहले भी हमने देखे हैं, जो किसी भी वैल्यू के नंबर, मतलब जो टाइप उसको बताता है। जैसे हमने टाइप ऑफ 10 लिखे तो नंबर बताएगा, टाइप ऑफ जेएस लिखे तो स्ट्रिंग बताएगा, टाइप ऑफ ट्रू लिखे तो बूलियन बताएगा। इंस्टेंट ऑफ भी हो जाता है, जो कि एरे होता है, जिसको ब्लॉक में इस प्रकार लिखा जाता है कि भाई स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट और राइट इस प्रकार, और एरे, इंस्टेंट ऑफ एरे इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि टाइप ऑफ डेटा टाइप बताता है और इंस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट की क्लास चेक करता है। मान लीजिए एरे लिए है तो एरे, हमने एरे इंस्टेंट ऑफ लिए हैं एरे, तो ये क्या बताएगा, ट्रू। मतलब ये जो ARR है वो क्या है, एक एरे है। भले ही उसमें वैल्यू नहीं ली है पर एरे है, क्योंकि उसमें हमने अभी बता दी है। तो ये कैसा है, एरे है, तो ये सही बताएगा, ट्रू, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के टाइप को बताता है। तो ऑपरेटर की जो प्राथमिकता है या प्रेसिडेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले पैरेंथेसिस रन होता है, फिर आपका स्टार स्टार, मतलब जो आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं, फिर आपका जो है स्टार, मतलब जो आपका क्या है, डिवाइड है, स्लैश और मॉड्यूलस, ये रन होते हैं, फिर प्लस माइनस होते हैं, फिर कंपैरिजन होते हैं, और उसके बाद लॉजिकल होते हैं। तो ये सीक्वेंस याद रखिए ताकि एग्ज़ाम में बन जाए। तो यहाँ पे लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, ये स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करता है, कौन, ट्रिपल, और उसके बाद है आपका मॉड्यूलस, रिमाइंडर देता है, एंड लॉजिकल, जो आपका एंड है वो लॉजिकल एंड है। टर्नरी ऑपरेटर कंडीशन को सॉर्ट करता है, और टाइप ऑफ जो है नल ऑब्जेक्ट होता है। चलिए आगे देखें, कंडीशंस की बात कर लेते हैं, जो हमने पहले भी देख लिया रन करा के। तो हम समझ लेते हैं कि कौन सी चीज़ें क्या करती है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। तो सबसे पहले कंडीशंस के अंतर्गत आपको डिसीजन मेकिंग आ जाती है। डिसीजन मेकिंग मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें आपको शर्त लागू होती है, इफ़, कि मतलब एज अगर हमने लिए है 20 और एज को चेक करा, एज बड़ी है बराबर 18 के, तो क्या होना चाहिए, कंसोल डिबगिंग मोड में प्रिंट होना चाहिए एलिजिबल फॉर बोट। और अगर नहीं है, ये सिंपल इफ़ है जिसमें सिर्फ ट्रू रिजल्ट है। देखिए ट्रू रिजल्ट है, पर यदि मान लो इसी में हम एल्स लगा देते हैं तो वो कहलाती है आपकी इफ़ एल्स वाली। तो यहाँ आगे देखेंगे, कंडीशन ट्रू होने पर कोड एग्जीक्यूट होगा, और ब्रैकेट के अंदर का जो कोड है वही डिफाइन होगा। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर हमने जो लिए हैं। और इफ़ एल्स मतलब भाई सिंपल है, मार्क्स हमने 35 लिए हैं, और यहाँ अगर मार्क्स है, मान लीजिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है,
चलिए इसको हम जो है क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम जो है कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कर रहा है डायरेक्ट, तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी और यहाँ लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। मार्क्स लिए 35 और अगर मार्क्स बड़े हैं 33 से तो क्या होना चाहिए, पास, और अगर छोटे हैं तो क्या होना चाहिए, फेल। तो इसको अगर रन कराओगे तो देखिए रन हुआ है, परंतु F12 दबाओगे, कंसोल में जाओगे तो देखिए यहाँ पास आ रहा है। पर यदि मान लो हम इसको कर देते हैं 30, मतलब 32 कर दिए और यहाँ जाकर रिफ्रेश करेंगे, देखिए फेल आ गया। तो इस प्रकार से जो है कंडीशन सही और गलत दोनों पर काम करता है, उसे हम बोल देते हैं इफ एल्स। ठीक है, कंडीशन ट्रू होने पर इफ ब्लॉक और कंडीशन फॉल्स होने पर एल्स ब्लॉक, जो आपका ब्लॉक दिख रहा है ये वाला। आगे चले इफ एल्स, जो लेडर स्टेटमेंट है जिसमें मल्टीपल चीज़ें मल्टीपल कंडीशंस होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखें, 75 दिए हैं तो पहले हम 80 चेक करा लिए तो ए आ गया, फिर 60 चेक करा लिए तो बी आ गया, फिर नहीं है तो आपका सी आ जाएगा। तो सीधे हम जो है प्रिंट करा के देखते हैं, यहाँ से चलें स्क्रिप्ट, यहाँ ला जाकर पेस्ट कर दें। 75 लिए हैं और यहाँ स्कोर पहले चेक कराए क्या 80 से बड़ा है या बराबर है, तो ग्रेड ए आ जाना चाहिए, नहीं तो एल्स लगाए तो क्या हो जाना चाहिए 60। चलिए इसको रन करा के देखें तो देखिए अभी बी आया, क्यों, क्योंकि बी इसलिए आया क्योंकि देखिए 80 से छोटा है। और अगर मान लीजिए इसको 90 कर देते हैं तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ए आ जाएगा। तो इस प्रकार अलग अलग कंडीशंस पर जो काम करता है वो कहलाता है इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट। मतलब मल्टीपल कंडीशन चेक करती हैं, पहली ट्रू कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी, नहीं है तो वो नेक्स्ट कंडीशन पर चला जाएगा। उसी के अनुसार स्विच कंडीशन की बात करें, स्विच स्टेटमेंट की, तो एक ही चीज़ को ध्यान में रखकर, मान लो एक कंडीशन लगाए हैं तो उसी को बार बार चेक करेगा, एक ही कंडीशन पर बार बार चेक करेगा स्विच। जैसे डे में हमने 3 स्टोर कराया है तो डे को ही बार बार चेक करेगा, भाई केस 1 है तो मंडे, केस 2 है तो ट्यूसडे, केस 3 है तो वेडनेसडे, इसी प्रकार चलते जाएगा। और लास्ट में जाके डिफ़ॉल्ट क्या कर देगा कि भाई 7 दिन में से कोई भी नहीं है तो क्या बोलेगा, इनवैलिड डे। तो इसका मतलब मल्टीपल वैल्यू कंपेयर करने के लिए ब्रेक यहाँ पे ज़रूरी होता है। जो स्टेटमेंट होती है उसको ब्रेक करने के लिए, जो भी स्टेटमेंट लिखे उसको ब्रेक करने के लिए ब्रेक ज़रूरी है, नहीं तो फॉल थ्रो हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट तब चलता है जब सारे केस मैच ना हो, तो ये भी ध्यान में रखना है। दूसरा पार्ट में देखने मिलेगा लूप, जिसका मतलब हो जाता है रिपीटेशन मतलब कोई चीज़ें बार बार करना, यानी कि जब लूप है वो सेम कोड को बार बार रन करने के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है। पहला लूप है फॉर, जो हमने देखे हैं, जिसमें इनिशियलाइजेशन भी होता है, कंडीशन भी होती है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी होता है। तो एक ही लाइन में तीनों चीज़ें जाती है। और कंसोल डॉट लॉग में क्या कर दी हमने, आई प्रिंट कर दिए, तो 1 से लेकर 5 तक ये प्रिंट कर देगा, जो हमने अभी देखे थे। इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशंस होती है, इंक्रीमेंट होता है, और फिक्स नंबर पर इटरेशन के लिए बेस्ट हो जाता है। फिक्स नंबर मतलब 1 से 5 करना, 1 से 10 करना, 1 से 20 करना, जो भी। वाइल लूप की बात कर लेते हैं, जिसमें इनिशियलाइजेशन अलग हो जाता है, लेट करके आई दिए 1 तो यहाँ पे अलग हो गया, फिर कंडीशन अलग हो गई, और जो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो अलग हो गया। आउटपुट भी इसमें यहाँ पे जो आ जाता है वो देखने को मिल जाता है। इसमें भी वही आएगा जो हमारा फॉर में आया था, वही आएगा। देखो ध्यान से, इसको मैं हटाकर यहाँ पे ला लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिए, लेट करके आई लिए 1 दे दिए। आई कब तक छोटा, जब तक कि 5 और बराबर ना पहुँच जाए। कंसोल डॉट लॉग में आई प्रिंट करे और प्रत्येक बार आई को +1 कर दिए। चलिए इसको रन कराएं और रिफ्रेश करोगे तो 1 से 5 आ गया, देखिए यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में। और कंसोल डॉट लॉग में ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक आपका लाइन ब्रेक हो रहा है, ध्यान में रखना ये चीज़ें। आगे चलें, पहले कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू हो तो लूप चलता है। और डू वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप में देखिए ध्यान से, हमने इनिशियलाइजेशन तो किए हैं पर पहले ही यहाँ स्टेटमेंट रन हो गई, फिर बाद में इंक्रीमेंट हुआ और उसके बाद में कंडीशन चेक की गई। इसका मतलब डू में कंडीशन बाद में चेक की जाएगी। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि पहले कंडीशन गलत हो या सही हो, एक बार तो रन होगी होगी, बाद में कंडीशन चेक की जाएगी। तो लूप कम से कम एक बार ज़रूर चलता है और कंडीशन बाद में चेक की जाती है। तो ध्यान रखना है, कौन सी फॉर लूप या कौन सी लूपिंग में कंडीशन एक बार ज़रूर चलती है, तो डू वाइल है। ठीक है, याद रखना है चीज़ को। ब्रेक स्टेटमेंट हमने देखे हैं कोई भी चीज़ को ब्रेक करने के लिए। चलिए मैं इसको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हल करके दिखाता हूँ। सीधे हम चलते हैं यहाँ पे, इसको कर देते हैं पेस्ट। फॉर लूप के अंतर्गत हमने लिए 1, आई को इनिशियलाइज कर दिए, फिर आई कब तक छोटा, जब तक 5 तक न पहुँच जाए, और आई में हर बार एक प्लस होगा, जो हमने पहले देखे थे। परंतु इफ़ लगाए हैं, और इफ़ लगा क्या बोले हैं कि आई बराबर है अगर 3 के, मतलब यहाँ 1 2 प्रिंट होगा, और 3 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो आप देख सकते हैं हम इसको रन करा के, जैसे हम इसको रन कराएंगे और F12 दबाएंगे तो यहाँ देखिए 2 तक गया है और 3 में जाकर ब्रेक हो गया ब्रेक। देखिए
3 बराबर है तो ब्रेक कर दे, तो ब्रेक कर देता। पर इसी के एवज में एक और चीज़ हो जाती है, ये तुरंत तो टर्मिनेट कर देता है, पर एक हो जाता है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या हो जाता है? कंटिन्यू का मतलब हो जाता है कि देखिए यहाँ सारी चीज़ है, पर यहाँ इफ़ में लगा दिएगा वही चीज़, और ब्रेक के बदले में क्या लिख दिए? कंटिन्यू। ठीक है, तो कंटिन्यू क्या करेगा भाई? 1 से लेकर 2 तक प्रिंट करेगा, और फिर बराबर मिल जाएगा 3 के, 3 को मार देगा स्किप, फिर 4 और 5 को रन करा देगा। तो हम रन करा के देखते हैं। तो देखिए यहाँ 1 और 2 को प्रिंट कराया, 3 बराबर मिला तो उसको स्किप मार दिया, और 4 और 5 को प्रिंट कर दिया। तो कंटिन्यू में जो स्टेटमेंट दिया उसको स्किप मारेगा और बाकी को रन करेगा, और ब्रेक में तो टर्मिनेट ही कर देगा। चलिए आगे देखें। करेंट इटरेशन मतलब जो दिया गया है वो उसको स्किप मारेगा और लूप पूरी तरह बंद नहीं करता, जबकि ब्रेक क्या कर देता है? तुरंत टर्मिनेट कर देता है। तो यहाँ अंतर देख लेना आप, है ना। जो इफ़ एल्स है और स्विच है, जैसे कंडीशन बेस्ड हो जाता है इफ़ एल्स, और ये वैल्यू बेस्ड हो जाता है। इफ़ एल्स कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो जाती है, और यहाँ पे स्विच मिक्स्ड, जो फिक्स्ड कंडीशन है, फिक्स केस है, मल्टीपल रूप से देखने को मिल जाते हैं। और फ्लेक्सिबल हो जाता है, और ये स्विच फास्ट और रीडेबल हो जाता है। मतलब जावा स्क्रिप्ट में कंडीशन ट्रू और फॉल्स पर डिपेंड करती है। स्विच में ब्रेक बहुत ज़रूरी हो जाता है। फॉर लूप में फिक्स्ड रिपीटेशन के लिए बेस्ट है। डू वाइल कम से कम एक बार चलता है। ब्रेक लूप टर्मिनेट करता है, और कंटिन्यू इटरेशन स्किप कर देता है, जो आपका दिया गया है। अब बात कर लेते हैं फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन के बारे में हमने अभी चला कर देखे थे, पर हम देख लेते हैं कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें स्पेसिफिक चीज़ें रहती है। पहले हम देखें तो फंक्शन एक प्रकार का कोड का एक ब्लॉक होता है, जो किसी स्पेसिफिक टास्क को हल करता है, और फंक्शन को कॉल करने पर ही एग्जीक्यूट होता है, जो हमने देखे थे। मतलब डिफाइन कर दो तो काम नहीं चलता, कॉल भी करना पड़ता है। और बार बार यूज़ की जाने वाली चीज़ों को यहाँ पे लिखा जाता है, यानी कि रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है, प्रोग्राम को ईजी और स्ट्रक्चर्ड बनाता है। इसके बाद है यूज़र डिफाइन फंक्शन का अर्थ क्या हो जाता है कि भाई जो प्रोग्रामर अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद के हिसाब से बनाता है उसे बोल देते हैं यूज़र डिफाइन। परंतु जो ऑलरेडी प्री डिफाइन होते हैं, जैसे अलर्ट है, प्रॉम्प्ट है, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब फंक्शन प्री डिफाइन, बोले तो इनबिल्ट फंक्शन जावा स्क्रिप्ट के साथ में जो आते हैं वो कहलाते हैं। इसके बाद आप देखोगे सिंपल यूज़र डिफाइन में हमने देखे थे ना अभी कि भाई फंक्शन कीवर्ड लेते हैं और उसके बाद फंक्शन का नाम लेते हैं। नाम नाम लोगे तो ब्रैकेट आपको लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा? जो फंक्शन नाम लिए हैं, फंक्शन नाम कीवर्ड का नाम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, जैसे वेरिएबल का नाम नहीं होता। तो यहाँ ब्रैकेट लगाए एंड किए, ये फंक्शन का जो है चिन्ह है। और ब्रैकेट जो आपका एक प्रकार से कोड ब्लॉक शुरू हुआ, करली ब्रैकेट से बंद हुआ, तो कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट होगा? जब ग्रीट को कॉल किया जाएगा तो ग्रीट को कॉल करने पर ये प्रिंट होगा वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसको कॉल भी करना पड़ता है, ये आप ध्यान में रखना। फंक्शन कीवर्ड से फंक्शन डिफाइन होता है। ग्रीट फंक्शन का नाम जो हमने देखे, ये पैरामीटर्स है, जिसके अंदर हम जो पैरामीटर या आर्गुमेंट डिफाइन कर सकते हैं। कॉल करने पर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, फंक्शन विद पैरामीटर मतलब किसी फंक्शन को अगर खाली डिफाइन करें तो बिना पैरामीटर के, और उसके अंदर ए और बी ले लिए, मतलब अब फंक्शन के अंदर दो वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहाँ पे हमको दो वैल्यू देना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है फंक्शन विद पैरामीटर। तो अभी फंक्शन विद पैरामीटर में सीधे काम कर लिया। तो यहाँ ए और बी पैरामीटर है, फंक्शन को कॉल करते समय वैल्यू दो देना होता है, आर्गुमेंट कहलाती है, और पैरामीटर रीयूजेबल होते हैं। दूसरी नेक्स्ट चीज़ें देखें, फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू के साथ होते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई तो लिए हैं, पैरामीटर भी दो लिए हैं, और यहाँ हमने रिटर्न कर दिए हैं। रिटर्न कर दिए हैं कि भाई जो भी वैल्यू यहाँ आएगी वो इनटू होकर वापस लौट जाएगी मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ पे लेट करके रिजल्ट लिए, और मल्टीप्लाई में हमने दो वैल्यू दे दिए, 5 और 4। तो यहाँ 5 और 4, 5 और 4 दोनों लिए, और दोनों यहाँ पे हमने जो है प्लस कर दिए, मतलब इनटू कर दिए। इनटू करके हमने क्या करें? रिटर्न। और रिटर्न जैसे करें तो इसका मतलब है जो रिटर्न आएगा 4 इंटू 5, तो ये 20 आकर रिटर्न कहाँ हो जाएगा? रिजल्ट में, और रिजल्ट में प्रिंट हो जाएगा क्या? 20। इस प्रकार से हमको रिटर्न वैल्यू वाले देखने को मिल जाते हैं। यानी कि रिटर्न फंक्शन से वैल्यू वापस भेजता है, रिटर्न के बाद कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, और रिटर्न वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाता है, जैसे कि हमने रिजल्ट में लिखा है। अब फंक्शन के कुछ एक्सप्रेशन हैं, जैसे हम देखें लेट करके सम लिए, तो फंक्शन के जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे हम स्टोर करा सकते हैं सीधे। मतलब जो भी फंक्शन काम करेगा सीधे हम जो है सम में स्टोर कर ले दिए, और सम में हमने क्या दे दिए? 5 और 6। इसका मतलब सम में 5 और 6 दिए तो वो कहाँ चला जाएगा? ए और बी में, ए और बी प्लस हो जाएगा और सम में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब है 11 यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है, और फंक्शन एनोनिमस भी हो सकता है, यानी कि बिना नाम के भी हो सकते हैं, गुमनाम हो सकते हैं, याद रखना है। ठीक है,
उसके बाद है एरो फंक्शन हो जाते हैं भाई। एरो फंक्शन का मतलब इस प्रकार से, हम ये ज़्यादा एग्जाम में आते नहीं, इसको छोड़ दो। ये आपका जो है एसेंशियल 6 मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का एक एग्जाम्पल है। मतलब स्क्वायर लिए और यह इक्वल लगा के हमने क्या ले ली, इस प्रकार से एरो फंक्शन ले लिए और इसको रिटर्न करा दिए। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, मतलब यूज़र, यहाँ नेम ले लिए और यहाँ पे यूज़र ले लिए और वेलकम नाम का फंक्शन ले लिए। और जब कॉल करे तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे जो नेम है, नेम में हमने जो भी मतलब दिए हैं वो दे दिए यहाँ पे नाम और हेलो, हेलो करके जो भी, और वो प्रिंट हो जाएगा वेलकम में। ठीक है, वेलकम यहाँ पर रवि दे दिए तो रवि चला जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। तो आर्गूमेंट ना मिलने पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ कर लेता है। फंक्शन का स्कोप की बात करें तो यहाँ पे देखें तो फंक्शन जो है टेस्ट लिखे और टेस्ट में हमने क्या लिखे, लेट एक्स 10 लिए और कंसोल डॉट लॉग में एक्स कर दिए। तो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर वेरिएबल बाहर एक्सेस नहीं होते हैं, जो हमने पहले भी देख चुके हैं। इसे लोकल स्कोप कहा जाता है, लोकल वेरिएबल कहते हैं। कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट हैं, जैसे फंक्शन रीयूजिबिलिटी को बढ़ाता, बार बार किए जाने वाले काम को यहाँ सॉल्व करता है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन प्रोग्रामर बनाता है। रिटर्न वैल्यू वापस भेजता है। एरो फंक्शन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का एक एग्जांपल है, एसेंशियल 6 मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का। फंक्शन कॉल करना जरूरी होता है। फंक्शन के अंदर वेरिएबल लोकल होता है। ठीक है, याद रखना है चीज़ों को। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इवेंट हैंडलिंग की, जिसके बारे में हमने शुरू में ही देखे थे। तो इवेंट होता क्या है, इवेंट एक यूज़र द्वारा की गई कोई एक्शन होती है, मतलब जैसे क्लिक करना, चेंज करना, की प्रेस करना, माउस मूव करना, ये सारी चीज़ें। तो इवेंट हैंडलिंग का मतलब इवेंट होने पर जावा स्क्रिप्ट जो है कोड को एग्जीक्यूट करेगा, वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाता है इवेंट के माध्यम से। जैसे क्लिक करे, चेंज करे, माउस ओवर करे, माउस आउट करे, माउस को मतलब ऑन की डाउन करे, ऑन की अप करे या ऑन लोड करे, फॉर्म को लोड करता तब। तो यहाँ पे हम एक कोड लेते हैं जो क्लिक का है। ठीक है, चलिए हम जो इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक। और कॉपी करने के बाद हम जो है यहाँ पे जो स्क्रिप्ट वाले लिए कि पूरा, हाँ चलिए यहाँ पे हम जो है ये स्क्रिप्ट ही हटा देते हैं और यहाँ ला पेस्ट कर देते हैं। एक बटन लिए हैं, देखिए जो आपके HTML का एलिमेंट है, और उसके अंदर हमने ऑन क्लिक लिए और शो मैसेज नाम का एक फंक्शन लिए और क्लिक मी कर दिए। और शो मैसेज नाम का फंक्शन कहाँ है भाई, स्क्रिप्ट के अंदर ही हमने एक फंक्शन लिए जिसका नाम है फंक्शन शो मैसेज, और इसमें एक अलर्ट क्लिक्ड, बटन क्लिक्ड बता दिए। और रन करा के देखेंगे तो यहाँ देखिए क्लिक मी, तो देखिए क्या आ रहा है, बटन क्लिक्ड। कैसे आ रहा है भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ फंक्शन लिए और फंक्शन लेके हमने कहाँ रन कराया है, क्लिक इवेंट पे। तो ये इवेंट कहलाता है एक प्रकार का। ऐसे ही हम दूसरा ले लेते हैं कि भाई ऑन चेंज, मान लो हमने एक क्या बनाया है, एक बनाया है हमने जो आपका कॉम्बो बॉक्स है। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स बनाए पूरा, हम यहाँ तक ले लेते हैं। और कॉम्बो बॉक्स बनाकर हम जो इसको यहाँ देखिए सेलेक्ट करके हमने जैसे कॉम्बो बॉक्स बनाए थे ना, किसमें, आपका HTML में, और उसमें हमने आइटम्स भी लिए थे, भोपाल, इंदौर, या और एक और ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं छिंदवाड़ा ले लेते हैं, ये छिंदवाड़ा ले लिए। ठीक है, तो 3 एलिमेंट यहाँ हो गए और सेलेक्ट को बंद कर दिए। और यहाँ एक स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन लिए ऑन चेंज सिटी, और चेंज सिटी में एक अलर्ट बॉक्स रखे सिटी चेंज्ड। और ये कब कॉल होगा, जब सेलेक्ट के अंदर ऑन चेंज हम क्लिक करेंगे तो चेंज सिटी आ जाएगा। रन करा के देखो, रन करा के देखो, भोपाल के बाद अगर हम छिंदवाड़ा करते हैं, देखो मैसेज क्या आ रहा है, सिटी चेंज्ड। ये देखिए छिंदवाड़ा हो गया, फिर चेंज करो, सिटी चेंज। तो इसका मतलब जब भी इसमें चेंजेस होंगे तब एक इवेंट रन हो रहा है, उसे बोल देते हैं ऑन चेंज इवेंट। यानी कि इनपुट या सेलेक्ट की वैल्यू चेंज होने पर ये ट्रिगर करता है, यानी कि रन होता है। फॉर्म में ज़्यादा यूज़ होता है। ऑन माउस ओवर, मतलब जब माउस को हॉवर करेंगे तब आएगा। तो हम इसको अगर देखें तो इसी में एक साथ 2-3 लगा देंगे। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ये, और यहाँ कंसोल डॉट लॉग में हम जो है कंसोल डॉट लॉग ही रहने देते हैं। ठीक है, माउस आवर लगा देते हैं और यहाँ पे हम जो है इसको रन कराते हैं। रन कराए और यहाँ पे हम जो है F12 दबाए, और यहाँ देखिए कंसोल में चले तो कुछ नहीं है। माउस इसके ऊपर जैसे लाए, देखिए माउस ओवर आ गया टेक्स्ट, फिर दोबारा ले गया, 2 हो गया, 3 4 5, देखिए। और ऐसे ही हम आउट कर सकते हैं, मतलब हावर टेक्स्ट, माउस ओवर टेक्स्ट आ गया। और यहाँ जो है ऑन माउस आप क्या कर सकते हैं, एक और लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, एक फंक्शन और लगा सकते हैं, कौन सा वाला, जो आपका आउट है। तो आउट में एक फंक्शन और कर देते हैं और ऑन माउस आउट में आउट टेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक फंक्शन और डिफाइन कर लेते हैं अपन स्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पे ये फंक्शन लाए और यहाँ पे जाकर हम एक फंक्शन और ला लेते आउट, और इसी के साइड में हम जो क्या कर लेते हैं, ऑन माउस आउट। ठीक है, ऑन माउस आउट, और ऑन माउस आउट में हम क्या कर लेते हैं, जो नीचे वाला टेक्स्ट है, क्या कर लेते हैं, ये आउट जो टेक्स्ट है, आउट टेक्स्ट हमने लिखे और ब्रैकेट को हम लगाकर यहाँ पे बंद कर देते हैं।
अब देखिए हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ पे हम F12 दबा लेते हैं। जब हम उसके ऊपर ले गए, दूर गए, देखिए ऊपर ले गए, दूर गए, ऊपर ले गए, दूर गए, देखिए यहाँ पे ओवर टेक्स्ट, आउट टेक्स्ट, देखिए ले गए तो ओवर टेक्स्ट, ले आउट करे तो आउट टेक्स्ट। तो इस प्रकार दो हमारे टैग यहाँ पे उपयोग हो गए। कौन कौन से? आउट मतलब इवेंट उपयोग हो गए, ऑन माउस आउट और ऑन माउस ओवर। तो दो इवेंट हो गए। उसके बाद डाउन, देखिए ऑन की डाउन करते, की प्रेस करते तब होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कीबोर्ड की के माध्यम से। उसके बाद ऑन लोड, फॉर्म लो, बॉडी में बॉडी लोड होती है तब पेज लोड होता है, तब ये फंक्शन लोड होगा। ऐसे ही आप जो है जावास्क्रिप्ट की अगर बात करें तो जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलिंग इनलाइन में भी हो सकता है, जो हमने देखे बटन के अंदर। स्क्रिप्ट में हो सकता है बटन डॉट ऑन क्लिक हो सकता है, फंक्शन को कॉल कर लिए। ऐड इवेंट लिस्नर बेस्ट प्रैक्टिस आप देख सकते हैं, बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। तो ये तीन कंडीशन आप याद रखना है इवेंट के लिए। अब इवेंट की बात करें तो इवेंट यूज़र के द्वारा जुड़ा गया एक्शन होता है। ऑन क्लिक सबसे कॉमन इवेंट है। ऑन चेंज फॉर्म एलिमेंट में चेंजेस। ऑन लोड बॉडी लोड होती है तब। ऐड इवेंट लिस्नर की बात करें तो मॉडर्न मेथड है ये, ध्यान रखना ये चीज़ मॉडर्न मेथड है, बोले तो ES6 है। और GS इवेंट हैंडलिंग से पेज इंटरेक्टिव बनता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका मतलब क्या हो जाता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेटेस्ट वाला आप देख सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, यह HTML डॉक्यूमेंट को ट्री स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब सीधे सीधे बोले तो जावा स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के जरिए HTML एलिमेंट को निकाला जा सकता है, मतलब एक्सेस किया जा सकता है, उसमें चेंजेस किया जा सकते हैं, उसमें अपडेशन किया जा सकता है। तो ये तीन काम किसके माध्यम से किए जाएंगे? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के माध्यम से। तो सिंगल अगर देखें मतलब सिंपल जो लैंग्वेज में अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल HTML और जावास्क्रिप्ट के बीच में ब्रिज का काम कर लेता है, यानी कि HTML की चीज़ें जावास्क्रिप्ट में लाना, जावास्क्रिप्ट की चीज़ें HTML में ले जाना। तो यहाँ पे HTML एलिमेंट को एक्सेस करना सबसे पहला है। तो कैसे एक्सेस करेंगे? तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, मतलब सीधे सीधे बोले तो अगर HTML में हमने क्या लिखे ये, ठीक है, मतलब HTML में हमने लिखे इनपुट टाइप टेक्स्ट जो फॉर्म में लिखे थे और ID क्या दे दी, ID देना कंपलसरी है यहाँ पे नेम। तो जब हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो वेरिएबल x में हम क्या निकाल लेते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय ID के अंतर्गत हमने नेम लिखे। तो क्या निकल कर आ जाएगा भाई? जो आपका इनपुट टेक्स्ट है, मतलब इनपुट जो टेक्स्ट है वो निकल कर आ जाएगा, एक्स में स्टोर हो जाएगा। यानी कि ID यहाँ पे यूनिक होनी चाहिए और फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट रिटर्न करता है। चलिए नेक्स्ट है वैल्यू चेंज करना। तो वैल्यू चेंज करने के लिए क्या लिखते हैं अपन? वैल्यू चेंज करने के लिए पहले तो हमने लिखे HTML एलिमेंट, मतलब इनपुट टाइप यहाँ पे, और टेक्स्ट लिख दिए, ID हमने क्या दे दी? सिटी, और वैल्यू दे दी भोपाल। और बटन में क्लिक इवेंट में हमने क्या दे दी भाई? बटन क्लिक इवेंट चेंज, और चेंज जैसे करें तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और ये चेंज वाला जो फंक्शन है कहाँ से आया है? जावास्क्रिप्ट से। कैसे? तो यहाँ देखिए एक फंक्शन बना है चेंज वैल्यू नाम से, और इसमें हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID का नाम लिख दी सिटी, और डॉट वैल्यू करके हमने क्या दे दी? इंदौर। इसका मतलब भोपाल के बदले में क्या हो जाएगा? इंदौर। तो ID मतलब जब भी हम वैल्यू चेंज करते हैं डॉट वैल्यू लगाते हैं, और एलिमेंट एक्सेस करना तो गेट एलिमेंट बाय ID लगाते हैं। और ऐसे ही हम कंटेंट अगर चेंज करना है तो कंटेंट चेंज करने के लिए जैसे यहाँ लिखा हेलो, तो हेलो लिखा है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और जो अपना ID है वो लिख दिए मैसेज, और इनर HTML लगाए, और उसके बाद हम टेक्स्ट लिख दिए। तो जो हेलो है उसके बदले में जाएगा वेलकम कोपा, ठीक है, वेलकम ITI कोपा, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो इस प्रकार हम टेक्स्ट के कंटेंट को भी चेंज कर सकते हैं। किसके माध्यम से? गेट एलिमेंट बाय ID के माध्यम से। तो गेट एलिमेंट बाय ID सिंपल अगर लिखे हैं तो आपका जो एलिमेंट है वो आ जाएगा। दूसरा, गेट एलिमेंट बाय ID के बाद हमने डॉट वैल्यू लिखे हैं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी अंदर की। और गेट एलिमेंट बाय ID जो है उसके बाद हमने डॉट इनर HTML लिखे तो कंटेंट चेंज हो जाएगा। तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट ऑब्जेक्ट मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक प्रकार से DOM है, और DOM HTML को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। गेट एलिमेंट बाय ID मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। यहाँ से डॉट वैल्यू मतलब इनपुट फील्ड के लिए, डॉट इनर HTML मतलब टेक्स्ट के लिए। तो ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट के कुछ ऑब्जेक्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले भी देख चुके हैं पर और देख लेंगे। तो जो डायलॉग बॉक्स ब्राउज़र का पॉपअप विंडो होता है, यूज़र से इन्फॉर्मेशन दिखाने और उसको लेने के लिए यूज़ किया जाता है, तो जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट फंक्शन कहलाते हैं। जैसे अलर्ट हमने वो यूज़ करे पहले भी, यूज़र को मैसेज दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके बटन क्लिक करें तो यहाँ पे ये एक प्रकार से ये आ जाएगा। तो अलर्ट हमने लिए, जैसे हमने अलर्ट लिए तो अलर्ट सिंपल हम ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ चलते हैं जावास्क्रिप्ट में, और ये हम जो है इसके अंदर ये हटा देते हैं, मतलब यहाँ से जो स्क्रिप्ट है
वो हटा देते हैं और यहाँ से ये भी हटा देते हैं। यहाँ हम लिए अलर्ट सीधे और यहाँ जाकर हमने रन करा है तो देखिए यहाँ इस प्रकार से वेलकम कोपा आया। ओके बटन दबाए तो वो वापस चला गया। तो यूज़र इनपुट नहीं लेता यहाँ पर। पेज एग्जीक्यूशन होता है तब तक रुका रहता है जब तक कि ओके ना दबे, तो ओके दबाए तो पेज एग्जीक्यूशन चालू हो जाता है। एक होता है कन्फर्म। मान लीजिए हमने इसको लिए, यहाँ कॉपी करे और यहाँ हमारे इसमें हमने चले और यहाँ चल के पेस्ट कर दिए। तो एक वेरिएबल लिए हैं इसमें कन्फर्म नाम का एक जो हमारा डायलॉग बॉक्स है वो प्रिंट करा है जिसमें लिखा होगा आर यू श्योर। और अगर हम रिजल्ट में ओके दबाते हैं तो ट्रू आता है और कन्फर्म आ जाता है। चलिए इसको रन कराएं और यहाँ जाकर रिफ्रेश करें तो देखिए 2 बटन आई हैं। मान लीजिए अगर ओके दबाते हैं तो देखिए कन्फर्म आया, फिर से रिफ्रेश करो, अगर कैंसिल दबाते हैं तो कैंसिल्ड आता है। तो इस प्रकार का रिजल्ट हमको देखने को मिल जाता है, कन्फर्म बॉक्स है। एक और हो जाता है आपका जो नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स है, कन्फर्म में आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न होती है, ट्रू या फॉल्स। डिलीट लॉगआउट जैसे एक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट होता आता है। प्रॉम्प्ट क्या करता है भाई, प्रॉम्प्ट जो है आपसे यूज़र से रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट का उपयोग किया जाता है। जैसे आप इसको रन करोगे तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ क्या बोल रहा है, एंटर योर नेम। तो हम यहाँ टाइप कर देते हैं अरविंद, तो देखिए हेलो अरविंद आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है क्या, यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो रन टाइम पे वैल्यू लेता है। कैसे लेता है, वेरिएबल नेम हमने लिए प्रॉम्प्ट और यहाँ दे दिए एंटर योर नेम। तो जो भी नाम एंटर किया जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, नेम में। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट से उसको प्रिंट कर दिए। हेलो एक हो गया प्री डिफाइन स्ट्रिंग और ये हो गया रन टाइम पे, दोनों को जोड़ने के लिए प्लस सिंबल लगा। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिल जाती है। इसके बाद कैंसिल करने पर नल रिटर्न करता है, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं होगी। इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में लेगा ये, तो अलर्ट कन्फर्म और प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहाँ इनपुट अलर्ट में इनपुट नहीं होता, रिटर्न वैल्यू भी नन होती है। और यहाँ पे कन्फर्म में यस और नो होता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। प्रॉम्प्ट में टेक्स्ट होता है, या तो स्ट्रिंग या तो नल हो सकता है। डायलॉग बॉक्सेस पॉपअप होते हैं, अलर्ट और कन्फर्म मतलब जो इन्फॉर्मेशन है दिखाने के लिए, कन्फर्म ट्रू और फॉल्स के लिए, प्रॉम्प्ट यूज़र से इनपुट लेने के लिए, और एग्जीक्यूशन टेम्पररी स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट के टाइप्स, जो हमने ऑलरेडी पहले भी देख ली हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम अलग से पढ़ लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट कोड HTML फाइल के अंदर लिखे जाते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा जाता है, तो वो होती है इंटरनल जावास्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग बोले तो हेड के अंदर भी स्क्रिप्ट ले सकते हैं और दूसरा बॉडी के अंदर भी स्क्रिप्ट ले सकते हैं, वो हो जाती है इंटरनल जावास्क्रिप्ट। तो ये स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, सेपरेट फाइल नहीं बनानी पड़ती। दूसरा एक्सटर्नल की बात करें तो डॉट जावा स्क्रिप्ट या डॉट JS नाम से इसको सेव किया जाता है, और ये HTML में लिंक के माध्यम से किया जाता है। लिंक बोले तो कैसे, यहाँ पे मान लीजिए अलग से जावा स्क्रिप्ट लिए हैं अपन ने, ये कोड तो लिख दिए, पर स्क्रिप्ट डॉट AR मतलब स्क्रिप्ट के साथ SRC और स्क्रिप्ट डॉट JS लिए हैं, तो ये काम कर लेगा ये वाला जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वहाँ काम आते हैं। कोड के रीयूजिबिलिटी के लिए पॉसिबल है। पेज फास्ट लोड होता है, क्योंकि लोड उसमें नहीं होता कहाँ पे, नॉर्मली HTML पेज में। फिर होती है क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, जो यूज़र के ब्राउज़र पर रन होती है, जैसे वैलिडेशन है, एनिमेशन है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मैनिपुलेशन है, जैसे अलर्ट है। ये सब क्या है, क्लाइंट साइड। बोले तो ब्राउज़र एग्जीक्यूट करेगा, फास्ट रिस्पॉन्स देगा, सिक्योरिटी लिमिटेड यहाँ हो जाती है। एक हो जाती है सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट, जो सर्वर पर रन होती है, जैसे node.js इन्वायरमेंट यूज़ होता है यहाँ पर। जैसे console.log यूज़ करे थे, console.log सर्वर साइड स्क्रिप्ट है ये। डेटाबेस की हैंडलिंग के लिए, फाइल सिस्टम के लिए, सिक्योर ऑपरेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इनमें आप अंतर भी देख सकते हैं भाई, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में अंतर, दोनों में इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ देख लेना। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे इंटरनल जावास्क्रिप्ट HTML में होती है, एक्सटर्नल .js फाइल में होती है, क्लाइंट साइड ब्राउज़र पर रन होती है, सर्वर साइड सर्वर पर रन होती है, और .js सर्वर साइड के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो जावास्क्रिप्ट है, जितना भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको लेक्चर सारी चीज़ें पसंद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। इसकी नोट्स में जैसे वीडियो आएगा उसके बाद मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। चैनल पर पहली बार आया है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार से अगली यूनिट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।